गुड आफ्टरनून। नींद तो नहीं आ रही? आएगी आएगी। है, मतलब ये ठंडी हवाएं हैं, और ये दोपहर का मौसम, फिर ऊपर से मेरी वाली लोरी है, भयंकर डेडली कॉम्बिनेशन रहेगा नींद का तुम्हारा आज। कोई नहीं, देखेंगे जिसको नींद आएगी आज उसको बेंच पे खड़ा करेंगे। ठीक है चलो। जम जाओ जल्दी जम जाओ। तो कल क्या पढ़ा था? बैठ जाते हैं, हमारा कहा भाई। करो। देखो ट्राई करो, अपने आप हो जाएगा। हम्म, चलो बढ़िया। बस कर, एक बार और कर। क्या लगती है घंटे के? फिर लगती है कि घंटे की क्या लगेगी? ऐसे मुस्टन की थोड़ी लगती है। नहीं जाती, जाने देना। वो देख ले, टीवी देख। चलो भाई अब शांत हो जाओ, कि आज थोड़ी मुश्किल है, गर्मी बहुत है? आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। होगा भाई, है, होगा ही होगा। ये दो लड़कियां गुटर गोई कर रही है। अरे वाली के, क्या हो रहा है? तो अभी उसको पता नहीं चला, पड़ोसी को। तुम दोनों साथ ही रहते हो ना, फिर इतनी बातें कहां से लाते हो जो खत्म ही नहीं हो रही है? चलो, हॉट एप्लीकेशन कल खत्म हो गया था, आज गर्मी ज्यादा है इसलिए कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे। है ना, गर्मी ज्यादा है तो कोल्ड एप्लीकेशन देखेंगे आज। चलो, क्या है कोल्ड एप्लीकेशन भाई? कि बॉडी टेम्परेचर से लोअर देन कोल्ड अप्लाई करना है। सरफेस एरिया से जितना बॉडी है टेम्परेचर है सरफेस का, उससे कम टेम्परेचर अप्लाई करना है, उसको हम कोल्ड एप्लीकेशंस बोलेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड एजेंट कूलर देन स्किन आइदर इन ड्राई फॉर्म और इन मॉइस्ट फॉर्म। ये भी हॉट एप्लीकेशन की तरह ड्राई हो सकता है, मॉइस्ट हो सकता है। ड्राई का मतलब ड्राई है, नो वाटर नो लिक्विड कॉन्टैक्ट विद स्किन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा लिक्विड का स्किन के साथ, उसको हम ड्राई कहेंगे। मॉइस्ट वाले में जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा स्किन के साथ, फ्लूइड का लिक्विड का, उसको बैठ, तो जनरेटर के पास बैठ जाए। अरे करो जल्दी ऑन करो यार, दिमाग खराब करेगा आज। हो गया, टीवी तो ऑन होने दे। हम्म, फिर कटेगी। जल्दी लिख लो, ये बंद हो उससे पहले लिख लो। तो कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एजेंट का अप्लाई करना है स्किन सरफेस से कम टेम्परेचर का, आइदर इन ड्राई फॉर्म और इन मॉइस्ट फॉर्म। कोल्ड एप्लीकेशन is an application of cold agent lower than body temperature or surface temperature either in dry or moist form, either in dry or moist form। फिर भी झांक रही हूँ यूं। अरे मैं बोल रहा हूँ, ये कानों पे आवाज आ रही है? कान तुम्हारे बंद है, क्योंकि सिर्फ आंखों से देखना ही हूँ। टिपो भाई, टिपो, देख के टिपो। स्पेलिंग बोलो। हो गया? तो क्या कर रहे थे इतनी देर से? तो 10 मिनट से खुला हुआ है, बातें सुन रहे थे तो सुन के लिख लेते। कुछ नहीं, तुम्हारे हालात नाजुक है। देर कर दी आते आते भाई। हैं? आते आते देर करी ना। लाइट का इंतजार कर रही होगी। हो गया अब? ठीक है, अब आपस में गुटरगुम नहीं करे भाई। अब क्या है ना, आज मेरे को दिखा कोई बात करते हुए और वो बार बार दिखाते, बोल रहा हूँ फिर भी वो, ए पहलवान समझ नहीं आ रहा बेटा, गर्मी बढ़ी हुई है फिर बढ़ जाएगी तेरे पे, इसलिए कंट्रोल है। हाथ नीचे रख। हाँ, ताकि मुंह दिखे मुझे। हाँ, क्या क्यों, पर्पज क्या क्या हो सकता है कोल्ड एप्लीकेशंस का? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू रिड्यूस पेन। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए भी यूज किया जा
हमारे यहाँ रहने से क्या कटेगी जो कटेगी। कटे आ जाना। तो दर्द कम नहीं हो पा रहा है ना? दर्द कम हो नहीं पा रहा है, चालू कर दो सारे। तो कोल्ड एप्लीकेशन का जो पर्पज है वो पेन को रिड्यूस करना है और हाई बॉडी टेम्परेचर को कम करना है। इसके अलावा किसी बॉडी पार्ट को एनेस्थेटाइज करना हो तो भी यूज किया जा सकता है। हेमरेज को, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है क्योंकि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। कोल्ड एप्लीकेशन क्या करेगा? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। इसके अलावा बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज करता है क्योंकि बहुत एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा क्योंकि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो सारा फ्लूइड, लिम्फ, ब्लड की सप्लाई कम होगी, ऑटोमेटिक एडिमा कम होगा। आगे चलें, आप ये लिख पाए हो तो क्लासिफिकेशन में देखें कि लोकल कोल्ड क्या है। ताकि इजीली मोल्ड किया जा सके अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट। जैसे हॉट वाटर बैग था वो भी इतना ही फिल करते हैं ताकि इजीली मोल्ड हो सके अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट, और उसको कवर करना है और 30 मिनट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। प्रोवाइड कोल्ड टू लोकलाइज एरिया लाइक मसल स्प्रेन में दे सकते हो, हेमेटोमा में दे सकते हैं, प्रिवेंट एडिमा फॉर्मेशन, कंट्रोल ब्लीडिंग, एनेस्थेटिक, वो सब पर्पस वाला ही है। ये ऐसा होगा आइस बैग। ये तो आइस बैग है। कॉलर एक लंबा होगा। कॉलर वाला कैसा होगा? लंबा होगा क्योंकि नेक जैसा होगा, राउंड हो सकता है। कॉलर देखा, सर्वाइकल कॉलर देखा आपने? लेड एफिन का सर्वाइकल कॉलर पट्टा, बस वो एक पट्टा है जो नेक के अराउंड बांधे, और इसमें सेम ऐसा ही होगा, कैप होगा, इसमें क्रस्ट आइस डाल देनी है और अप्लाई कर देना है।
क्या करना चाहता है अब? कुछ दबाना मत भाई, तेरे पे आ जाएगा मामला। हाँ, ठीक है। क्या करें बेटा, लाइट कट गई है, क्या करें? हैं, रोज यही प्रॉब्लम हो रही है, हमें भी बहुत हो रही है। लाइट कट रही है, कुछ कर सकता है कोई इसमें बेटा? हम्म। उसके बाद तुम्हारे लिए जनरेटर चलाया, तेल जला के जनरेटर। अरे अब वॉइस आ रही है ना? कान के ढक्कन खोले बेटा, अब आवाज आ रही है। अंगूठा ना चलाएं, सिर्फ कान से सुनने की कोशिश करें, आवाज आएगी। तो आइस बैग और आइस कॉलर क्रस्ट आइस डालनी है। फिल कितना करना है? 2/3 फिल करना है, ताकि अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट मोल्ड किया जा सके और 30 मिनट्स तक अप्लाई किया जा सकता है। पर्पस जो कोल्ड एप्लीकेशंस के हैं वही इसके हैं, क्योंकि ये कोल्ड एप्लीकेशंस का ही टाइप है। हो गया लिख के? नहीं हुआ? स्प्रेन क्या होता है बेटा, बताना। कौन बताएगा? तुम ही बता दो। हाँ बता दो, बता दो। हाँ, स्प्रेन क्या है? बताया था ना परसों। बताओ फिर। सब पन्ने पलट रहे हैं, आवाज आ रही, पड़ 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 पड़। अरे दिमाग के पन्ने अंदर अंदरूनी बिना आवाज के बदलने हैं, कॉपी के नहीं। क्या होता है स्प्रेन? लिगामेंट इंजरी है, और लिगामेंट किसको कनेक्ट करते हैं? बोन से। बैठ जाओ। और स्ट्रेन क्या है? टेंडन एंड मसल्स की इंजरी है। और टेंडन किसको कनेक्ट करता है? बोन से मसल्स को कनेक्ट करता है। इतनी बेसिक चीज भी याद नहीं रखते, पन्ने पलट रहे हो उसमें भी खड़खड़। कोल्ड पैक्स, ये रेडीमेड कमर्शियली अवेलेबल है, ये सबने देखे होंगे। कमर्शियली प्रिपेयर्ड सिंगल यूज आइस पैक है। प्रोवाइड कोल्ड फॉर डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग कंपनी के अनुसार अलग अलग टाइमिंग रहता है इसमें। कई जेल वाले होते हैं, कई वाटर फील्ड होते हैं, कई जेल वाले हैं, उसमें आप पानी भर सकते हो, ढक्कन है। बोला कौन है? कौन बोला ऐसे? टीवी बोली क्या? हो सकता है कोई वीडियो हो। वीडियो कहाँ से आ गया, मैंने डाला नहीं था। देखो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। यूजुअली ये भी 20 to 30 मिनट्स के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू कंपनी है, एक लाइन ही थी, लिख लिया है कि अभी भी यूं यूं झाँकोगे। हम्म। कोल्ड पैक्स को आइस पैक कहते हैं। कहाँ बोल रहा है भाई? माय गॉड, कहाँ बोल रहा है यार ये? मत बोल भाई। कोल्ड पैक और आइस पैक है। इसमें सिलिका और मिक्स सेलाइन और जेल पैक में आते हैं। स्टोर्ड इन फ्रीजर है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स कर सकते हैं। बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग मोल्ड किया जा सकता है। सबका ट्रीटमेंट टाइम 15 से 30 मिनट हो सकता है। शुड बी कूल्ड एटलीस्ट 30 मिनट्स बिटवीन ट्रीटमेंट और 2 आवर्स प्रायर बिफोर द इनिशियल यूज। तो यहाँ जब भी आपको यूज करना है, उससे पहले 30 मिनट पहले एक बार ठंडा कर देना है, या फिर ट्रीटमेंट के बीच में या शुरू करने से 2 घंटे पहले इसको जमा लेना है, ठंडा कर लेना है 23 डिग्री सेल्सियस पे। अरे जो पीछे था वही तो ये है, जिसमें सिलिका या जेल हो सकता है, या फिर सेलाइन मिक्स वाला हो सकता है। 23 डिग्री पे फ्रीज करना है, बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग मोल्ड किया जा सकता है, 15 से 30 मिनट तक यूज किया जा सकता है। आइस क्यूब की जरूरत है, आज गर्मी बहुत बढ़ गई है ना। हम्म। नहीं बढ़ी क्या? बढ़ी हुई है। हो गया? नहीं हुआ? प्रेयर तो नहीं कर रहे हो, मनी मन लाइट कट जाए? कर रहे हो? लग भी रहा मुझे, पर ऐसा करेगा नहीं आज, ऐसा पक्का है अब। हो गया था या नहीं? हो गया था, चलो। आइस टॉवल, नाम से दिख रहा है आइस टॉवल है। Wet towel is used. Ice towel needs to be replaced after 2 to 3 minutes. Total 20 minutes of treatment can be given usually in treating muscles and allow movement to be performed. ये कुछ नहीं है, या तो एकदम चिल्ड वाटर में टॉवल को सोख करके निकाल लेना है, या क्रश्ड आइस को टॉवल में लपेट के यूज किया जा सकता है। नाम है आइस टॉवल, बर्फ का टॉवल। टॉवल तो बर्फ का नहीं है, टॉवल कपड़े का है। या तो आइस वाले पानी में डिप करके निकाला हुआ है, या क्रश्ड आइस उसमें भरी हुई है। किसी को नींद आए तो अपनी ईमानदारी से बेंच पे खड़े हो जाना, मैं समझ जाऊंगा नींद आ रही थी। हैं? ऐसा कर लोगे या सिर्फ सोते रहोगे? नहीं, मुझे दिख जाएगा तो मैं कर दूंगा। अगर मुझे पता नहीं चले तो तुम लोग ईमानदारी से खड़े हो जाना बेंच पे, जिसका वजन ज्यादा वो ना हो।
नहीं होता? होने दो, होने दो। अरे भाई अभी भी वॉइस नहीं आ रही है क्या? या तुम्हारे मैसेज रुक रुक के आ रहे हैं? बोलो एक बार बेटा पूजा कुशा, तुम्हें आवाज आ रही है क्या मेरी? वाह पूजा वाह। पूजा करने लायक हो तुम। नेक्स्ट कोल्ड शॉक है। कोल्ड शॉक का मतलब ही क्या है भाई? टब में ठंडा पानी और बर्फ और पैर डुबो के रख लेना है, जिस बॉडी पार्ट को शॉक करना है उसको डिप करके रखना है। डिजायर टेम्परेचर फॉर 20 मिनट शॉक इज 15 डिग्री, और 20 मिनट तक शॉक करके रख सकते हो। अभी इस गर्मी में ये वाला मिल जाए तो मजा आ जाए तुमको। मंगवाए एक एक टब सबके लिए। तो कोल्ड शॉक का टेम्परेचर 15 डिग्री याद रखना है। 20 मिनट्स के लिए जिस भी बॉडी पार्ट्स को शॉक करना है या कोल्ड अप्लाइड करनी है उसको डिप करके रखना है। हो गया? अरे हो गया। ठंडा नहीं हुआ पैर अभी भी? और रुके थोड़ा। हो गया ठंडा है ना? क्रायो कफ क्या है? कोल्ड कंप्रेशन और क्रायो कफ है। ये मशीन के द्वारा अप्लाई किया जाता है, पैर पे कप बांध दिया जाता है और मशीन से ठंडी हवाएं आएगी इसमें से। तो अप्लाई टू आइदर डिक्रीज और टू प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन 20 मिनट एट द टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री। टेक्निक में भी क्लीन और स्टाइल। और आगे फोटो दिखाते हैं बड़ी मशीन का। ऐसा मशीन से फोटो बंधा हुआ आ जाए, दिख जाए, तो तुम डीवीटी करोगे, क्या करोगे इसका? कर दोगे क्रायो कप या कोल्ड कंप्रेस? हम्म? पक्का? देखेंगे, आएगा तो पता चलेगा, है ना? हो गया? हो गया क्या पहलवानों? यार ये कौन आ गई है बीच में? है? ये कब थी? ये थी नहीं ऐसे। मेरे को लगता है ये फोटो में के रूप में ये वीडियो है, इसलिए बोले जा रही है ये। कोई नहीं। ये कॉस्टली डिवाइस है, पेशेंट खुद से अप्लाई नहीं कर पाएगा ठीक से, असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये बस सिर्फ तुम्हारे ज्ञान के लिए ऐसे ही कोई फोटो आ जाए तो। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंडिया में ऐसा कप होंगे नहीं और ना मिलेंगे। यहाँ सिर्फ बर्फ पीस के कपड़े में बांध के लगाई जा सकती है। ज्यादा ज्यादा आइस पैक्स यूज किए जा सकते हैं। तो ये क्रायो कप है। और फोटो तुमको जैसे दिमाग में छापना है वैसे छाप लेना। एग्जाम में फोटो आ सकता है। अगर फोटो आए तो ऐसा मत लिखना बीपी नाप रहे हैं फुट का। फुट का क्या कर रहे हैं? बीपी मेजर कर रहे हैं। डीवीटी रोक रहे हैं। डीवीटी यहाँ रोकेंगे? क्या बांधते हैं डीवीटी कप? हाँ, काफ मसाज में बांध सकते हो, थाइज में बांध सकते हो। पूरे पैर का इकट्ठा भी आता है। और काफ का अलग, थाइज का अलग, ऐसे भी आते हैं। ये देखो, ये ब्लैंकेट है। क्या फोटो अच्छा नहीं लगा? क्यों लगाओ? फोटो ठीक नहीं है? फोटो ठीक है? हाँ। तो हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया ब्लैंकेट बोल सकते हैं। ये एयर वाली है, टेम्परेचर सेट करेंगे वैसी हवा आएगी, टेम्परेचर सेट करेंगे तो वैसी एयर देगा। और स्पेशली ये हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी यूज की जाती है। क्रिटिकल केयर में भी पेशेंट को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए यूज की जाती है। तो हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट याद रखना है। और जहां पेशेंट को सीवियर क्या है, हाइपर पायरेक्सिया हो रहा है, क्या हो रखा है? हाइपर पायरेक्सिया हो, हाई डिग्री फीवर हो, तब ठंडी हवा देकर बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो दोनों यूज है इसका, हाइपो एंड हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट। ऐसा फोटो आए तो आइडेंटिफाई करना है, बाकी इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कोल्ड और आइस स्प्रे भी आते हैं, देखें स्प्रे कभी? ये देखो, इथाइल क्लोराइड वाज ओरिजिनली यूज्ड बट इट हाईली इनफ्लेमेबल। उसको रुका बंद किया, अब नया शुरू हुआ है कंटेंट। वो क्या है? फ्लोरीमीथेन गैस का यूज किया जाता है। और ये नॉन इन्फ्लेमेबल है। जिस पार्ट पे कोल्ड एप्लीकेशन करना है उस पर स्प्रे किया जा सकता है, उस पर स्प्रे किया जा सकता है। नाम ही देखो, फ्रीज स्प्रे, कूल स्प्रे। तो अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे स्प्रे लाना है, ठीक है? दूसरे डीओ वाले स्प्रे की जगह ये वाले स्प्रे लगा के आया करो, ताकि ठंडा ठंडा रहोगे। है कि नहीं भाई? हाँ, आई बात समझ में आ गई इसके। पुराने जमाने का जो स्प्रे आता था उसमें इथाइल क्लोराइड आता था, वो हाईली इन्फ्लामेबल था, आग लगने का खतरा था, इसलिए वो
बंद हो गया या कम हो गया यूज में। अब फ्लोरीमीथेन गैस से बना हुआ आता है, फ्लोरीमीथेन से बना हुआ स्प्रे आता है जिसको लोकली अप्लाई किया जा सकता है। जल्दी जल्दी लिख लो रे, इसमें कुछ है नहीं। कौन सा स्प्रे, अभी कौन सा केमिकल कंपोनेंट है? फ्लोरीमीथेन। पुराने वाला क्या था? हाँ, तो वो हाईली इन्फ्लेमेबल था, इसके कारण लेस कॉमनली यूज होने लगा है। न्यूअर जो आया है वो फ्लोरीमीथेन है, ये इन्फ्लेमेबल नहीं है। अब देखो अलग अलग के टेम्परेचर्स, डिफरेंट टेम्परेचर्स फॉर हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस। वेरी कोल्ड टेम्परेचर किसको कहेंगे? अगर टेम्परेचर बिलो 15 हो उस टेम्परेचर को हम वेरी कोल्ड टेम्परेचर की कैटेगरी में कहेंगे। और ये किस में यूज किया जा सकता है? आइस बैग में यूज किया जा सकता है। दूसरा, अगर कोल्ड टेम्परेचर की बात करें तो 15 टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये कोल्ड पैक्स में यूज किया जा सकता है। कूल किसको कहेंगे? तो जब टेम्परेचर 18 से लेकर 27 के बीच होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? कूल कहेंगे, और ये कोल्ड कंप्रेशन में यूज किया जा सकता है। टेपिड स्पंजिंग का टेम्परेचर या वाटर का टेम्परेचर टेपिड कब होगा? तो टेपिड का होगा रेंज 27 से 37 डिग्री, और ये स्पंज बात में यूज किया जा सकता है। वार्म टेम्परेचर किसको कहेंगे? जब टेम्परेचर 37 से 40 डिग्री में रेंज में आएगा, और ये वार्म बात के लिए यूज किया जा सकता है। हॉट कब होगा? 40 से 46 वाला जो अभी चल रहा है बाहर है, 47 चल रहा है अभी तो, आज का टेम्परेचर 47। तो हॉट बात ऐसे ही हो जाएगा, हॉट शॉक हो जाएगा, सब बाहर जाके देखो, 5 मिनट बैठ जाओ धूप में है? इसके अलावा वेरी हॉट अबव 46 में आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा आपको, इस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो तुरंत वाले ऑर्डर नहीं चाहिए, कंडीशन को असेस करना है ना। और एक बार ऑर्डर लिया तो वो 24 आवर्स चलेगा। वो लिखा है ना, देखो ना, इस कंडीशन में डेंजर यूज कर सकते हो। इस कंडीशन का मतलब है जब इंसान बहुत डेंजरस हो रखा हो, खुद को मार सकता है, दूसरे को नुकसान मार पहुंचा सकता है, उस कंडीशन में पीआरएन ऑर्डर चलाया जा सकता है। अदरवाइज आपको हर बार लेना है। हम्म, बताओ। पैरों पे करेंगे यार, पेट पे नहीं करेंगे ना। वो तो इंसिजन पार्ट पे थोड़ी करोगे यार। हाफ हाफ होती है। जैसे हाफ ब्लैंकेट डालते हैं लोअर बॉडी पार्ट्स पे, हाफ डालते हैं अपर बॉडी पार्ट्स पे। स्टाइल ड्रेप ड्रेप के लिए जो पार्ट छोड़ा होता है वहां थोड़ी डलेगी। लिख पाए क्या भाई? नहीं? क्या समस्या आई भाई? दिख नहीं रहा था? तो बहुत जगह है, आगे आ जाओ। बेटर है। हो गया? बताओ टेबलेट का टेम्परेचर कितना है? इधर देखो। बताओ टेबलेट का टेम्परेचर कितना है? हाँ इधर ही रहना, मुंह नजर इधर रहनी है। हाँ बताओ, इधर इधर देख रहे हो सिर्फ, बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो। उधर नहीं देखना है ना भाई, उधर तो लिखा है। नहीं है, लिखा है ना, देख बेटा। देखा? बातें करोगे पर उसको बार बार पढ़ के याद नहीं करेंगे। याद करो उसको 3 बार पढ़ के। कितना है टेबलेट का टेम्परेचर यार? तो लिखा हुआ है ना सामने। पर वो तो उधर देखना नहीं था, इसलिए नहीं, कोई बात नहीं। टेंशन मत ले, हाँ डांटा नहीं है तुझे। हो गया लिख के? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस के क्या होंगे? तो हॉट एप्लीकेशन क्या करता है भाई? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? हॉट एप्लीकेशन वैसो डायलेशन करेगा, वैसो डायलेशन करेगा, कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन कंजप्शन को भी बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, ब्लड की विस्कोसिटी को कम करेगा, ब्लड फ्लो भी बढ़ाएगा, लिम्फ फ्लो भी बढ़ाएगा। तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ डिक्रीज क्या कर रहा है? ब्लड की विस्कोसिटी को। बाकी हॉट एप्लीकेशंस में वैसो डायलेशन होता है और सब चीजें इंक्रीज होगी। कोल्ड एप्लीकेशन इसका अपोजिट है जस्ट, इसका प्राइमरी इफेक्ट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये कैपिलरी परमेबिलिटी को डिक्रीज करता है। इसके अलावा जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ऑक्सीजन कंजप्शन भी कम होगा और लोकल मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज होगा, और ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ाएगा, ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ाएगा, ब्लड फ्लो भी डिक्रीज करेगा, लिम्फ फ्लो भी डिक्रीज करेगा। तो ये प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ बोथ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस। किसी एक का याद रखोगे, दूसरे का ऑटोमेटिक उसका अपोजिट होगा। तो वैसोडाइलेशन याद रखना है, जब भी वैसोडाइलेशन होगा उसके साथ साथ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी, ब्लड और लिम्फ का दोनों का फ्लो बढ़ेगा। और जब भी हॉट एप्लीकेशंस है, कोई भी चीज जो विस्कोसिटी का मतलब क्या है? गाढ़ापन को कम करेगा। विस्कस क्या होता है? गाढ़ापन, उसको कम करेगा। इसका अपोजिट इफेक्ट है जो हमको देखने को मिलेगा किसमें? कोल्ड एप्लीकेशंस में। तो प्राइमरी इफेक्ट एटलीस्ट आपको याद करने होंगे। हॉट वाटर बोतल का टेम्परेचर कितना था रे बच्चे? हम्म, 120 से डिग्री। हाँ हाँ हाँ, फ़ारेनहीट है। अच्छा, सेल्सियस में कितना हो जाएगा? बोतल ही नहीं रहेगी।
अगर 120 डिग्री सेल्सियस होगा ना तो वो बोतल रह नहीं पाएगी, पिघल के बह जाएगी। द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हॉट एप्लीकेशंस आर वेसोडाइलेशन, इसके अलावा इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन कंजप्शन, ब्लड की विस्कोसिटी को डिक्रीज करेगा, लिम्फ और ब्लड का फ्लो बढ़ाएगा। इसका जस्ट अपोजिट कोल्ड एप्लीकेशंस का होगा, मेन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, इसके अलावा बाकी सब डिक्रीज रहेगा एक्सेप्ट विस्कोसिटी, एक्सेप्ट विस्कोसिटी। क्या हुआ बच्चे? हॉट एप्लीकेशंस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वेसोडाइलेशन, इसके साथ साथ इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, ऑटो कंजप्शन को इंक्रीज करेगा, ब्लड और लिम्फ का फ्लो इंक्रीज करेगा और ब्लड की विस्कोसिटी को डिक्रीज करेगा। यही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। इसका जस्ट अपोजिट कोल्ड एप्लीकेशंस के इफेक्ट्स होंगे। हम्म, कोल्ड के ही होंगे ना अपोजिट भाई। अब तुम सुस्ता हो मत। नींद आ रही है? आ रही है? हाँ तो बोलो यार। वो देखो कई लोग नींद की पूरी एंड स्टेज तक पहुंचे हुए हैं, बस यूं होना ही बाकी है। कोल्ड एप्लीकेशन देना पड़ेगा तुमको। लिख लिया? हो गया लिख के सबका? ओके हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब सेकेंडरी इफेक्ट कब आएगा? तो जो आइडियल ड्यूरेशन है उससे ज्यादा ड्यूरेशन तक हम चाहे कोल्ड अप्लाई करेंगे या हीट अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी इफेक्ट आएगा, क्योंकि बॉडी कंपनसेट करना चाहेगी, उस सिचुएशन से कंपनसेट करना चाहेगी। तो विद हीट एप्लीकेशंस इंक्रीज इन द सर्कुलेशन एंड टेंपरेचर अकर्स आफ्टर 20 to 40 मिनट एक्सपोजर। अगर इससे ज्यादा एक्सपोजर किया तो सेकेंडरी इफेक्ट आना शुरू होगा। आफ्टर द टाइम द हीट एप्लीकेशन मस्ट बी डिसकंटिन्यूड एंड रिकवरी टाइम ऑफ 1 आवर। ये जरूर याद रखना है आपको कि आइडियली कितने मिनट तक हम यूज कर सकते हैं? 20 to 40 मिनट तक यूज कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी हमको और यूज करना है तो एटलीस्ट 1 आवर का गैप देना है। कितना देना रिकवरी टाइम? 1 आवर का रिकवरी टाइम देना है, अदरवाइज सेकेंडरी इफेक्ट आएगा। और सेकेंडरी इफेक्ट हमेशा जो प्राइमरी इफेक्ट है उसका अपोजिट होगा, क्योंकि बॉडी कंपनसेट करेगी। तो प्राइमरी इफेक्ट हॉट एप्लीकेशन और हीट एप्लीकेशन का वेसोडाइलेशन होता है। अगर 20 से 40 मिनट से ज्यादा एक्सपोजर रखा लगातार हॉट एप्लीकेशन का तो बॉडी कंपनसेट करेगी और सेकेंडरी इफेक्ट क्या आएगा? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन आएगा। ऐसे ही कोल्ड एप्लीकेशंस का है। विद द कोल्ड एप्लीकेशन द प्राइमरी इफेक्ट में लास्ट फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर। अगर इस ड्यूरेशन से ज्यादा हो यूज करना हो तो रिकवरी टाइम देना है यहाँ भी 1 आवर वाला। अदरवाइज सेकेंडरी इफेक्ट क्या होगा? सेकेंडरी इफेक्ट इसका अपोजिट होगा, जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कोल्ड एप्लीकेशन का, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एंड सेकेंडरी इफेक्ट इज वेसोडाइलेशन। तो सिंपल सा ड्यूरेशन याद रखना है कि हीट एप्लीकेशन की ड्यूरेशन 20 to 40 मिनट्स है। इससे ज्यादा अगर हमको और हीट एप्लीकेशन देना है तो एटलीस्ट 1 आवर का गैप देना है, अदरवाइज सेकेंडरी इफेक्ट आएगा और सेकेंडरी इफेक्ट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वैसे ही कोल्ड एप्लीकेशंस का जो आइडियल ड्यूरेशन है वो 30 मिनट से 1 आवर तक अप्लाई किया जा सकता है। अगर उससे ज्यादा करना हो तो 1 आवर का रिकवरी पीरियड चाहिए, रिकवरी पीरियड चाहिए। अगर नहीं दोगे तो सेकेंडरी इफेक्ट आएगा। और कोल्ड एप्लीकेशंस का सेकेंडरी इफेक्ट वेसोडाइलेशन है, वेसोडाइलेशन है। ख्यालों में ना खोएं, इधर ध्यान दें, नहीं तो हीट का एप्लीकेशन इस ड्यूरेशन से ज्यादा हो जाएगा तो सेकेंडरी इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए सोचे ना, सिर्फ लिखते रहे और सोचें तो सिर्फ इसी के बारे में सोचें। अभी सिर्फ कोल्ड एप्लीकेशंस और हीट एप्लीकेशंस के प्राइमरी इफेक्ट्स की ड्यूरेशंस, जो कि हॉट एप्लीकेशंस के 20 मिनट से 40 मिनट्स है, वहीं कोल्ड एप्लीकेशंस की प्राइमरी इफेक्ट्स 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक हो सकता है। दोनों में भी अगर और सब्सिक्वेंट यूज करना हो, हीट हो या कोल्ड हो, एटलीस्ट 1 आवर रिकवरी टाइम मस्ट बी गिवन, एटलीस्ट 1 आवर रिकवरी टाइम मस्ट बी गिवन, अदरवाइज सेकेंडरी इफेक्ट में अकर्स। एंड द सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ हॉट एप्लीकेशंस आर vasoconstrictions and the secondary effect of cold applications are vasodilation. हो गया लिख के? हो गया क्या? नहीं हुआ? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे तो सो गए होंगे लग रहा है। सो गए भाई? तुम सो सकते हो, हमें दिखाई दे नहीं रहे हो, तुम्हारी इच्छा पे है, क्योंकि तुम वापस वीडियो बाद में देख सकते हो। इतने आलसी थे कि पेन को गिरे हुए 1 घंटा हो गया पर उठाया नहीं।
पक्का इंतजार किया था कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा भला जो यहाँ से निकलते टाइम उठाएगा। थैंक यू भी नहीं बोला तुमने। बोला, बोला था या उस प्रिंसिपल पे चलती हो गिरी हुई चीजें नहीं उठाऊंगी। हम्म? हाँ, कोई उठा के दे दे गिरी हुई चीज तो ले सकते हैं, बट खुद नहीं उठाएंगे। तो ठीक है, सेकंड इफेक्ट याद रह जाएगा, ड्यूरेशन याद रह जाएगा। हॉट एप्लीकेशंस 20 टू 40 मिनट मैक्सिमम यूज किया जा सकता है प्राइमरी इफेक्ट के लिए। अगर उसके बाद भी इस ड्यूरेशन के बाद यूज करना हो, 1 आवर का गैप देना है, 1 आवर का गैप यानी रिकवरी टाइम बोल सकते हो उसको। अगर गैप नहीं दिया तो सेकंड इफेक्ट आएगा। हॉट एप्लीकेशन का सेकंड इफेक्ट प्राइमरी का अपोजिट है, प्राइमरी वेसोडाइलेशन है, सेकेंडरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा। वहीं कोल्ड एप्लीकेशंस का प्राइमरी इफेक्ट 30 मिनट से लेकर 1 आवर रह सकता है, रिकवरी पीरियड 1 आवर देना है अगर कंटिन्यू यूज करना चाहते हो तो। अगर नहीं करोगे ऐसा तो सेकंड इफेक्ट आएगा। प्राइमरी इफेक्ट कोल्ड एप्लीकेशंस का वेसोकंस्ट्रिक्शन है, सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, वेसोडाइलेशन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। कोल्ड एप्लीकेशंस के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे। पेशेंट ऑलरेडी शॉक में है, कोलैप्स है, उस कंडीशन में नहीं देंगे। इसके अलावा सर्कुलेशन ऑलरेडी इंपेयर्ड है, मसल्स स्पाज्म हो रखा हो, या फिर सेंसेशन ऑलरेडी डिक्रीज हो रखी हो, या फिर पेशेंट को बहुत बॉडी का टेम्परेचर लो है और स्विंग हो रही है और तुम ऊपर से और बर्फ लगा रहे हो, उस कंडीशन में भी बॉडी का टेम्परेचर और फॉल डाउन हो सकता है। तो इन कंडीशन में कोल्ड अप्लाई नहीं करना है। पेशेंट अगर शॉक में है, कोलैप्स्ड है, या सर्कुलेशन ऑलरेडी इंपेयर्ड है, या मसल्स में स्पाज्म है, ऑलरेडी सर्कुलेशन डिप्राइव्ड है, और कोल्ड एप्लीकेशन करवा के वेसोकंस्ट्रिक्शन करोगे, ब्लड सप्लाई और डिप्राइव्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं कर पाएंगे। सेंसेशन लॉस हो उस पार्ट पे भी नहीं करना है। इसके अलावा पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी लो है, पेशेंट हाइपोथर्मिया में है, शिवरिंग हो रही है, तो बर्फ लगाओगे और हाइपोथर्मिया बढ़ेगा, शिवरिंग बढ़ेगी। तो इन कंडीशन में कोल्ड एप्लीकेशंस नहीं देना है। लिख लिया? हम्म, हो गया। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कोल्ड एप्लीकेशन के? तो कॉम्प्लिकेशंस आर पेन है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन और स्किन इंटीग्रिटी का ब्रेकडाउन हो सकता है, ग्रेवुलर डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, रेडनेस सेकेंडरी इफेक्ट में देखने को मिलेगा, हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स। बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्टेट तक अगर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोज रखेगा तो नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होगी और पेन सेंसेशन आएगी, फ्रॉस्ट बाइट में होता है वैसे। इसके अलावा ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, स्किन इंटीग्रिटी ब्रेकडाउन हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लू या ग्रेस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो सकता है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल्ड के कारण ब्लड क्लॉट हो सकता है। इसके कारण सेकंड इफेक्ट आ सकता है। अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर किया तो सेकंड इफेक्ट में क्या होता है, क्या सेकंड इफेक्ट क्या होगा, क्या होगा सेकंड इफेक्ट, बोलो ना। हाँ, तो वैसे डायलेशन होगा, रेडनेस देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि वहां ब्लड सप्लाई बढ़ी है, वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ गई है वापस, और लगातार कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोज रहने के कारण हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। Complications of cold applications are पेन, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन इन स्किन इंटीग्रिटी। जब अल्सर बनता है, ब्लिस्टर बनता है, तो स्किन की कंटिन्यूटी में ब्रेकडाउन ही अल्सर और ब्लिस्टर बनेगा, तभी क्या होगा, स्किन की कंटिन्यूटी ही ब्रेकडाउन हुई है। इसके अलावा थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, और सेकेंडरी इफेक्ट आने के कारण वेसोडाइलेशन के कारण रेडनेस हो सकती है, और प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड एक्सपोजर के कारण हाइपोथर्मिया में अकर्स, हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। हो गया लिख के? अरे लिख लिया? अब यहाँ हॉट एंड कोल्ड मामला हो गया खत्म। यहाँ अपन पढ़ेंगे असिस्टिव डिवाइस। असिस्टिव डिवाइसेज लाइक क्रच, केन, वॉकर। क्रच, केन और वॉकर असिस्टिव डिवाइस देखा है तुमने सबने? क्रच कैसे होते हैं, जो साइड में पकड़ा जाता है दोनों हाथों से, वो क्रच। केन कौन सी है, दादाजी वाली छड़ी, वो केन। और वॉकर, वॉकर देखा है, धीरे धीरे वो पकड़ के आगे खिसकाता है फिर स्टेप लेता है, वो वॉकर। तो अब इनमें भी बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं और स्टेप्स है, तो वो सब देखेंगे। इस पे क्वेश्चन आता है बहुत बार, क्रच वॉकिंग पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, उसको देखें ध्यान से। तो असिस्टिव डिवाइस नाम से दिख रहा है असिस्टेंस, असिस्ट करना है, तो मैनर ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ क्रच आर कॉल्ड एज क्रच वॉकिंग। अगर क्रच की मदद से हेल्प से कोई चल रहा है उसको क्रच वॉकिंग कहेंगे। क्रच वॉकिंग क्यों जरूरत है, तो जरूरत जब पड़ती है जब इंसान किसी एक लेग पे या दोनों लेग पे, या तो किसी एक लेग पे पार्शियल वजन रख सकता है, या किसी एक लेग पे पूरा वजन देना ही नहीं है, कंप्लीटली नॉट वो नॉन वेट बियरिंग हो, या फिर एम्पुटेशन हो गया हो एक पैर का, इन कंडीशन में क्रचेज की जरूरत पड़ती है। क्रचेज की जरूरत के बारे में देखेंगे। कॉमनली यूज असिस्टिव डिवाइसेज आर, कौन कौन सी है, क्रच है, केन है, वॉकर है। क्रच, केन एंड वॉकर्स। असिस्टिव डिवाइस जिसमें पेशेंट को वॉकिंग में हेल्प करने की जरूरत पड़ती हो, और जो क्रच के सहारे चलेगा वो क्रच वॉकिंग कहलाएगा। और देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ असिस्टिव डिवाइस, एक क्रचेज है, एक केन है और एक वॉकर है। मुंह धुले बेटा, बहुत सोने लायक हो गई है तू। हाँ, अच्छा हवा से है, या ऐसा लग रहा है कि जस्ट अब सो ही ना जाए तुरंत ही ऐसा। हम्म,
अच्छा हवा है, ठीक है फिर। हाँ ठीक है, हवा का झोंका ही नींद दिलाएगा। हो गया, हो गया था भाई। तो तीन मेन तरह के असिस्टिव डिवाइस देखेंगे, एक क्रच है, एक वॉकर है और एक केन है ना। क्रच है, दोनों साइड लगाए जाते चलते हैं, वो वाली है। केन डंडी है, छड़ी। और वॉकर सी शेप वाला। अब देखेंगे क्रच। तो क्रच या तो वुडन का बना हो सकता है या मेटल का बना हो सकता है। कॉमनली यूज्ड आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ हिप के ऑपरेशन की सर्जरी के बाद यूज किया जा सकता है, या एम्पुटेशन हुआ हो उसके बाद यूज हो सकता है, या फिर इंजरी ऑफ लेग व्हेन मोबिलिटी इज डिजायर्ड बट वेट बियरिंग कैपेसिटी ऑन अफेक्टेड लिम्ब इज ओनली पार्शियल और नॉट अलाउड। जब भी किसी लिम्स में इंजरी हुई है तो या तो उस पे वेट बियरिंग बिल्कुल ही अलाउड नहीं है या पार्शियल है, तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्रच की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, पता था, नहीं लिखा, ये तो गलती से मिस्टेक हुआ है। ये तो गलती से मिस्टेक, मतलब बटन दब गया था आगे जाने का, फिर वापस आना पड़ा। जो सो रहे हैं वो जग जाओ भाई। जो लिखता है उसको नींद आने की कम चांसेस है, जो नोटबुक खोल के सिर्फ बैठा है उसको नींद आ सकती है। हम्म, क्या टेम्परेचर, क्या कुछ नहीं करते पीओबी में। हाँ, कुछ नहीं, नीचे सॉफ्ट रोल लगाते हैं, वो पुराने जमाने वाला पीओपी है। अभी कुछ नहीं करते, पहले नीचे सॉफ्ट रोल यानी कॉटन का रोल लगा देते हैं और नॉर्मल पानी में डिप करके, अरे मेरे वो बॉडी और तो है यार, रोज ही पीओपी लगती है 100 लोगों को। कोई डिप नहीं करते, कुछ नहीं करते। हाँ तो भिगोना तो पड़ेगा ना। हाँ, कोल्ड वाले में भिगोते हैं हम, तो कोई हॉट वॉट कुछ नहीं है। कोल्ड वाले में भिगो कर सीधा, वो कोई अलग मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन होगी, बाकी सब कोल्ड में है पीओपी, कोई हॉट नहीं, कुछ नहीं। वो पुराने जमाने में वाला जो अलग चूना आता था, वो लगाने के बाद जला देता था, अभी ऐसा नहीं वाला ये पीओपी, अभी सब मॉडिफाइड पीओपी है, प्लास्टिक का लगाता है, प्लास्टिक पीओपी। हाँ, डायरेक्ट लगाते हैं, कुछ नहीं होता, कोई जलाता नहीं है। पहले सिर्फ चूना वाला था, वो जो भीगते ही गर्म होता था और जला देता था। अभी मॉडिफाइड आता है, डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है पीओपी। तो क्रच जो वुडन और मेटल की बनी हो सकती है, और वो तब जरूरत पड़ेगी कि या कोई हिप की सर्जरीज हुई हो, एम्पुटेशन हुआ हो, या कोई पैर में डिफॉर्मिटी डिफेक्ट और सर्जरीज हुई है जिसके कारण या तो वजन बिल्कुल नहीं देना है या पार्शियल देना है, वजन बिल्कुल नहीं देना है या पार्शियल वजन रख सकते हो, तो उस कंडीशन में क्रचेज की जरूरत पड़ती है। अब देखें क्रचेज के टाइप, हो गया था पक्का। हम्म, नहीं हुआ, इतना काहे लिख रहे हो भाई, मन से लिख रहे हो कुछ। हम्म, लिखो लिखो आराम से लिखो। कौन सोया, बोतल, बोतल का मालिक या मालकिन सोया होगा तभी वो हिली है, अदरवाइज वो नहीं हिल सकती ना, सो गई थी। अच्छा, अब हो गया है ना भाई। तो क्या समझे, यहाँ क्रचेज की जरूरत कब पड़ेगी, हिप की सर्जरी, एम्पुटेशन, या फिर किसी लिम्ब में पार्शियल वेट बियरिंग या नॉन वेट बियरिंग, पार्शियल वेट बियरिंग और नॉन वेट बियरिंग हो तो क्रचेज की जरूरत पड़ेगी। अब क्रच के पार्ट्स देखो, ये क्रच है, देखिए ऐसी सबने। तो क्रच के पार्ट देखो, क्रच पैड है, क्रच पैड है, इसके बाद हैंड वाला ग्रिप है, एडजस्टेबल हैंड ग्रिप है, फिर लेंथ एडजस्ट करने वाला है, और जो नीचे वाला पार्ट क्या है, क्रच का टिप है, क्रच टिप है। तो ये डायग्राम सिंपल है, तुम बना भी सकते हो बनाना चाहो तो। आर्म पेट और एक्सिलरी बार है, जिसको जिसको हम क्रच पैड बोलते हैं, जो एक्सिलरी में फिट रहता है। उसके बाद जो हैंड रिस्ट है, रिस्ट से पकड़ के रखेंगे उसको है, और जो इसका नीचे वाला टिप है, और एडजस्टेबल लेंथ वाला, एडजस्टेबल करने की स्लाइडिंग एडजस्टेबल हैंडल होता है। इसके अलावा ग्रिप को भी एडजस्ट किया जा सकता है, हैंड ग्रिप को भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसका मेजरमेंट बहुत जरूरी है। बहुत लंबी क्रच होगी तो क्या होगा, अगर क्रच की लेंथ लंबी होगी तो नरोपाल से कर सकता है, और चलेगा कैसे, फिर यूं रख के चलेगा क्या, ऊंचे हो जाएगा ना। तो हमेशा मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत जरूरी है। और जो वॉकिंग का पैटर्न है, गेट जो अकॉर्डिंग टू इंजरी गेट बताया जाएगा कि आपको कितने पॉइंट फ्लोर पे चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू इंजरी होता है, या तो 4 पॉइंट गेट होगा, या 3 पॉइंट गेट होगा, या 2 पॉइंट गेट होगा। ये 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट का मतलब ये है कि एक साथ फ्लोर में 4 ऐसे पॉइंट है जिन पे वजन दिया जा सकता है। ये 3 पॉइंट में 3 पॉइंट बनेंगे जिन पे वेट दिया जा सकता है, 2 पॉइंट में ओनली 2 पॉइंट्स बनते हैं फ्लोर पे जिन पे वजन दिया जा सकता है। फिर एक स्विंग थ्रू गेट होता है, एक स्विंग टू गेट होता है, वो भी देखेंगे वन बाय वन। ये क्रच लेके सीढ़ियां कैसे चढ़ोगे, सीढ़ियां उतरोगे कैसे, चढ़ते टाइम कौन सा पैर आगे करना है, इंजर्ड, नॉन इंजर्ड या क्रच, ऐसा क्वेश्चन आता है। उतरोगे कैसे, चेयर पे कैसे बैठोगे, उठोगे कैसे, ये सब का टेक्निक्स। बेटू तुम्हें को नींद आ रही है, खड़ी हो जा, उधर नहीं देखो, तुम नहीं, तुम्हारे पास बीच में पड़ी नहीं, तुम यूं हो गए और फिर यूं हो गई थी। पक्का, कोई नहीं, 5 मिनट बाद दोबारा देखूंगा मैं। लिख लिया, पार्ट लिख लिया, क्या डायग्राम बना रहे हो, अच्छा वाला क्या, बनाओ भाई। देखा तुमको नींद, मैंने बताया ना, जो नहीं लिखती उसको नींद आती, तुम भी नहीं लिखने वाली, मैंने वो लिखा है, दिखाओ, क्यों दिखाओ, मैंने दिख जाएगा, मेरी नजर बड़ी तेज है। हो गया, अब हो गया। अरे इतना क्या बनाओगे भाई इसमें, अरे लोग सो जाएंगे भाई, जब कुछ नहीं चल रहा होता तो उस टाइम पे लोग सोते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी चलेंगे तो सो नहीं पाएगा कोई।
तो असिस्टिव डिवाइस, देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ असिस्टिव डिवाइस, वन इज क्रचेस, सेकंड इज केन एंड वॉकर। क्रच में क्या है, ये वुडन या मेटल की बनी हो सकती है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, या तो एम्पुटेशन हुआ हो, हिप की सर्जरी हुई हो, या पार्शियल वेट बेयरिंग और नॉन वेट बेयरिंग हो, उस कंडीशन में क्रचेस की जरूरत पड़ती है। और क्रच की सपोर्ट लेके चलने वाले वॉक को क्रच वॉकिंग कह देंगे। और क्रच के जो पार्ट्स है ये तुम्हारे सामने है, अब तुमने बना लिया डायग्राम, चलेंगे आगे। लेंथ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो लेंथ मेजरमेंट का तरीका देखो, व्हेन द क्लाइंट इज लाइंग इन बेड, पहले सब सुन लो, उसके बाद लिखने का वक्त दे दिया जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुमको नहीं सुनना है तो। हम्म? तो जब पेशेंट बेड पे सो रहा है तो मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो मेजर फ्रॉम एंटीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला। एंटीरियर फोल्ड कौन सा है, एंटीरियर फोल्ड का मतलब फ्रंट वाला, ये पोस्टीरियर फोल्ड, ये एंटीरियर फोल्ड। तो एंटीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला से मेजर करते हुए कहां तक जाना है, हील तक, हील ऑफ द फुट यानी एडी तक जाना है, ऑन द सेम साइड विद शू ऑन, जूते पहना के फ्लैट पसराना है, लेटाना है, और उसके बाद मेजर करना है। कहां से कहां मेजर करेंगे, एंटीरियर एक्सिला फोल्ड से लेके हील तक, और जूते पहने हुए होना, जूते पहने होना चाहिए। उसके साथ जो लेंथ आई उसमें कितना जोड़ना है, 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, एक मेजरमेंट, जब पेशेंट लेटा हो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड से लेके हील तक मेजर करना है, जितनी लेंथ आई उसमें 5 जोड़ देना है। ठीक है, एक वाला क्लियर। दूसरा देखो, पेशेंट जब खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो मेजरमेंट कैसा होगा, तो मेजर फ्रॉम 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंटीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला टू द पॉइंट लेटरल, 14 सेंटीमीटर नहीं है, इसको 15 कर लीजिए, 15 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील विद शूज ऑन। अब ये क्या है, जब पेशेंट खड़ा है जूते पहन के, तो कहां से कहां मेजर करना है, 5 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम एक्सिलरी लाइन, 5 सेंटीमीटर नीचे से मेजर करना है, जो एंटीरियर एक्सिला है उससे 5 सेंटीमीटर छोड़ देना है, उससे नीचे का मेजर करना है, और कहां तक मेजर करना है, हील तक मेजर करना है, बट लेटरल कितना लेना है, 15 सेंटीमीटर। फोटो दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। उसके अलावा दूसरी चीज, थर्ड टाइप तरीका क्या है, पेशेंट की जितनी भी हाइट है, पेशेंट की जितनी भी हाइट है सेंटीमीटर में, उसमें से 40.5 सेंटीमीटर माइनस कर देना है। रफ आइडिया क्या है कि पेशेंट की जितनी भी हाइट है सेंटीमीटर में, उसमें से माइनस कितना करना है, 40.5 सेंटीमीटर। तो ये तीन तरीके हैं क्रच की लेंथ को मेजर करने के। पहला वाला तो सिंपल है, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड से लेके जूता पहना हुआ लेटाना है, और हील तक मेजर करना है, 5 में साथ में 5 सेंटीमीटर ऐड करना है। दूसरा तरीका ये है, जो पेशेंट खड़ा है, तो खड़ा है तो एक्सिलरी फोल्ड से 5 सेंटीमीटर नीचे से मेजर करते हुए हील तक जाना है, और हील से लेटरल कितना जाना है, 15 सेंटीमीटर। और थर्ड तरीका, जितनी भी हाइट आई उसमें से 40.5 सेंटीमीटर को माइनस करना है। आप लिख लो। क्या बेटा, इधर देखो, स्टैंडिंग पोजीशन 5 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम एक्सिला, ठीक है, 5 सेंटीमीटर नीचे से मेजर किया, हील तक जाना है, शूज ऑन, शूज पहने होने हैं। अब लेटरल टू 15 सेंटीमीटर लेना है, फिर जो 15 सेंटीमीटर लेटरल का मतलब इधर साइड में, अब वहां से यूं मेजर करना है, जो लेंथ आएगी उस लेंथ का क्रच बनाएंगे। फर्स्ट मेजरमेंट, जब पेशेंट जूता पहन के बेड पे लेटा पड़ा है तब मेजर करना है, तो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड से लेके हील तक मेजर करना है, और उसमें 5 सेंटीमीटर ऐड कर देना है। तो सेकंड मेजरमेंट है, जब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है यानी कि खड़ा है, और जूते पहना हुआ होगा, शूज ऑन होंगे, जूते पहना हुआ है तो मेजर करना है 5 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम एक्सिला, 5 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम एक्सिला से लेंथ लेना शुरू करना है, और हील से लेटरल 15 सेंटीमीटर, हील से लेटरल 15 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हो, हील तक मेजर कर लो, फिर स्केल से 15 सेंटीमीटर लेटरल का पॉइंट देखो, फिर उस लेटरल का पॉइंट से लेके एक्सिला के 5 सेंटीमीटर बिलो वाली जो लेंथ आएगी उस लेंथ का क्रच बनेगा। थर्ड जो टाइप है, टोटल लेंथ इन सेंटीमीटर माइनस 40.5 सेंटीमीटर माइनस 40.5 सेंटीमीटर। तो ये तीन तरीका है। तीसरा तरीका सिंपल यूं ही है, ये जैसे खड़े हैं, अब इससे 5 सेंटीमीटर बिलो का मेजरमेंट लिया, बिलो का मेजरमेंट लिया तो हील तक खींच दिया, उससे फिर स्केल लगाएंगे 15 सेंटीमीटर लेटरल, तो 15 सेंटीमीटर लेटरल मान लो ये पॉइंट है। अब वो पॉइंट से लेके और ये 5 सेंटीमीटर बिलो जितनी लेंथ आएगी वो क्रच की लेंथ होगी। यस, किधर बोला, अब बीच वाला, बीच वाला ही तो बोल रहा हूँ, जब से उधर आके बोलता हूँ सबको बोलता हूँ दोबारा, बीच वाले में सबको दिक्कत है। सुनो भाई, इधर देखो, क्रच लगानी है, जूता पहन के खड़ा होना है, शूज पहन के स्टैंडिंग पोजीशन में है, 5 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम एक्सिला, ठीक है, 5 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम एक्सिला मेजर करना है, हील तक चले जाओ, अब हील से लेटरल स्केल लगा लो 15 सेंटीमीटर का, अब 15 सेंटीमीटर वाला पॉइंट और 5 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम एक्सिला जो लेंथ आएगी, ये डिस्कनेक्ट हो गया, रिकनेक्ट हो रहा है, ठीक है, इंतजार कर, देखो, पढ़ाई एक तपस्या है जो काफी मुश्किलों का सामना करके होती है। कई नींद पानी की जरूरत, सुसु करने आएंगे, जाना पड़ेगा बीच बीच में, बार बार नहीं आते हुए भी जाने का मन करेगा, है, ये सारी समस्याएं आएगी, इनका सामना करते हुए पढ़ पाना, ये देखो नींद से खचाखच भरे हुए जा रहे हैं है? नींद से खचाखच भरे हुए
जैसे ट्रक में बोरी लाद के कैसे भरा होता है पूरा फुल, वैसे ये नींद से फुल भरे हुए हैं एकदम ऊपर तक। मतलब अगर ये लाइट नहीं जाती तो क्या होता तुम्हारा, है? सो ही जाते हो तो क्या ही होता। सही है। हम्म, हम्म, इसमें नहीं वो, हाँ वो केमिकल हीटिंग है। हाँ बेटा, ले रे खा चॉकलेट, मैं नहीं खाता। यस, ये वाला अभी मैं इमेज आएगा नेक्स्ट स्लाइड। मुझे कहा, मुझे तो किसी ने दी इधर से। हो गया, चालू हो गया सब। अरे करो ना भाई, अभी लाइट क्यों कटी भाई, जनरेटर बंद कर दिया था क्या? वो, मजाक मत करो रे यार। तो तक नेक्स्ट तो लिखो। जिस हिसाब से ब्लिंक कर रही है फिर से कटेगी। जनरेटर बंद क्यों कर रहे हो? गोयल साहब को बुलाओ इधर, बुला। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेजरमेंट के टाइम पे हमेशा क्रच के बारे में याद रखने वाली चीज है कि द क्रच दैट आर टू लॉन्ग कॉज प्रेशर टू द आर्मपिट एंड एलिवेशन ऑफ शोल्डर गिrdle में कॉज क्रच पैरालिसिस। ये ध्यान रखना है, अगर क्रच की लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो शोल्डर ऐसा रहेगा, शोल्डर ऐसा रहेगा तो चलेगा नहीं और बहुत प्रेशर आएगा और शोल्डर पैरालिसिस हो सकता है। दूसरी चीज, इफ द क्रच आर टू शॉर्ट इट विल नॉट सपोर्ट द बॉडी वेट। अगर क्रचेज की लेंथ इतनी छोटी है कि उस पर वजन टिकाने के लिए यूं झुकना पड़े तो उस लिंब को कैसे सपोर्ट करेंगे भाई? तो शॉर्ट में नहीं होनी चाहिए। व्हेन द पेशेंट स्टैंड अपराइट विद द शूज ऑन एंड द शोल्डर रिलैक्स द टॉप ऑफ द क्रच शुड बी रीच 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्सिला एंड क्रच टिप एक्सटेंड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट एंड लेटरल टू द टोस। ये पॉइंट वही है जो सेकंड वाला बताया था तुमको, स्टैंडिंग वाला, कि जब जूते पहना हुआ इंसान खड़ा है तो क्रच का जो आर्म फिट है या आर्म पार्ट है, जो पैड है एक्सिला पैड, वो एक्सिला से 5 सेंटीमीटर बिलो होना है और लेटरल टू द हील कितना होना है, 15 सेंटीमीटर। और पेशेंट का जो एल्बो है वो 15 से 30 डिग्री एंगल पे फ्लेक्स होना चाहिए। जब क्रच को होल्ड करेंगे तो जो ये एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए, एल्बो का फ्लेक्स का जो एंगल है वो 15 टू 30 डिग्री होना चाहिए। वन रेंज में याद रखना 30 डिग्री, इसको वन रेंज में याद रखना है। अरे रुक जा भाई, वन रेंज में याद क्या रखोगे, फोटो दिखाऊंगा, 30 डिग्री याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्रच की अगर लेंथ ज्यादा होगी तो शोल्डर एलिवेट होगा, नर्व रूट कंप्रेस हो सकता है, पैरालिसिस कॉज किया जा सकता है। अगर क्रचेज की लेंथ शॉर्ट होगी तो भाई जिसका मकसद के लिए क्रच ली है वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा और वेट बियरिंग हो नहीं पाएगी। पेशेंट अगर खड़ा है तो नॉर्मल आइडियली क्रचेज की जो लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्सिला होगा एंड 15 सेंटीमीटर लेटरल टू हील होगा विद शूज ऑन एंड व्हाइल पेशेंट इज स्टैंडिंग पोजीशन। और जो एंगल है एल्बो का क्रच को होल्ड करने के कारण वो 30 डिग्री होना है। बात समझ आ रही है या नहीं है? चलो, इतनी समझने लायक बात कुछ नहीं है, बहुत इजी बात है भाई, सीधी सी कॉमन सेंस की बात है। अगर सपोर्ट लेके चलना है तो लेंथ आइडियल होनी चाहिए। अगर लंबी होगी तो यूं टंग जाएगा, शोल्डर एलिवेट हो जाएगा, नर्व रूट पे प्रेशर पड़ेगा और पैरालिसिस और वीकनेस कॉज कर सकता है। छोटी होगी तो सपोर्ट लेगा ही नहीं, वेट बेयरिंग कर नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे। आइडियली लेंथ क्रच जब इंसान खड़ा है जूते पहना हुआ है तो 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्सिला होना चाहिए एंड 15 सेंटीमीटर लेटरल टू हील होना चाहिए। और जो एल्बो का एंगल है वो 30 डिग्री होना है। बहुत जोर आ रहा है ना पढ़ने में। ए बालिके, गर्दन यूं हो जाए बेटा, क्या करती हो ऐसा, है? क्या हुआ है भाई, पास में बैठ जाओ ना तुम उनके, क्या तकलीफ दे रहे हो उनको बार बार। तो ये 3 बातें ख्याल में रख लोगे। कौन सी कि क्रच अगर लंबी होगी तो शोल्डर एलिवेट करेगी और नर्व इंजरी कर सकती है। दूसरी बात, पेशेंट अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है तो क्रच की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्सिला एंड 15 सेंटीमीटर लेटरल टू हील होना है। और जो एल्बो का एंगल है जब होल्ड करें तो एल्बो का एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और छोटी नहीं होनी चाहिए, वेट बियरिंग नहीं कर पाएगा। लिखिए अब।
नहीं सो जाएगी भाई, हाथ हटा ले। हाथ को नीचे रखें और हाथ में यूं पेन पकड़ ले ताकि यूं होती चुभे। अभी कहाँ डन, ये फ्रंट लाइन वाले भी लिख रहे हैं अभी तो। ये लिख रहे हैं देखो, ये लिख रहे हैं, वो पड़ोसी लिख रहे हैं तुम्हारे। कोई बात नहीं, लिखो 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 लिखो। पहलवान लिख लिया भाई, हो गया। आओ चले। अब ये देख लो एंगल, ये एंगल बहुत जरूरी है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखना है। क्रच को पकड़ते समय, चलते समय एल्बो का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, खोपड़िया में बात को फिट कर लेने का। तो ये 30 डिग्री एंगल याद रह जाएगा। डायग्राम बनाओगे इसका, कुछ मत बनाओ भाई। अब गेट और मैनर जिसमें क्रच के साथ चला जा सकता है वो क्या 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 है। तो देयर आर 5 गेट्स कॉमनली यूज्ड इन क्रच वॉकिंग्स, जिसमें हम कौन कौन से गेट है वो देखें। ऑल दीज गेट्स बिगिंस विद ट्रिपॉइड पोजीशन, दैट इज ट्रायंगल मेड बाय टू क्रचेस एंड अ फीट। क्रच लेन वॉकिंग से पहले हमेशा ट्रिपॉइड पोजीशन बनती है। ट्रिपॉइड पोजीशन का मतलब है 3 पॉइंट बनेंगे, 3 पॉइंट बनेंगे, एक क्रच का और पैर का। अब इसमें देखो 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट और स्विंग थ्रू गेट और स्विंग टू गेट, इनको अलग अलग देखेंगे। 3 पॉइंट गेट को हम ऑर्थोपेडिक गेट बोलते हैं। इनके वीडियो दिखाएंगे तुमको तो इजीली समझ में आएगा, नहीं तो सारा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि कौन सा पैर पहले, किधर का क्रच पहले। तो वीडियो में फोटो देखेंगे, वीडियो देखोगे इजीली समझ में आ जाएगा। क्रच के साथ जिस मैनर से चला जाता है उसको गेट कहते हैं। मेनली सभी गेट में ट्रिपॉइड पोजीशन लेनी है, उसके बाद वॉकिंग स्टार्ट होगी। और ये गेट मेनली 5 टाइप्स के होंगे, जिसमें 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट, स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रू गेट। और 3 पॉइंट गेट को हम क्या कह देंगे, ऑर्थोपेडिक गेट कहेंगे। क्या हुआ भाई? अरे कंट्रोल, हंसी के गुब्बारे काय फूट रहे हैं। तो एक ट्रायंगल बनाना है, दो क्रचेज और फुट का जो ट्रायंगल बनता है उसको ट्रिपॉइड बोलेंगे। जिस मैनर में चलते हैं क्रच के साथ वो गेट कहलाता है। मेनली 5 टाइप्स के गेट फॉलो होते हैं क्रच में, 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट, स्विंग थ्रू गेट और स्विंग टू गेट। अब क्रच ली है तो सीढ़ियां भी चढ़ेगा, सीढ़ियां उतरेगा भी, कुर्सी पे भी बैठाना है और जो बैठा है वो वापस खड़ा भी होगा कुर्सी से। तो ये सारे तरीके देखने पड़ेंगे। तो देखो मामला क्या बनता है, तुम लिख पाए हो तो आगे चले। बाकी है, अरे बाकी है क्या? हम्म, हो गया? नहीं हुआ, नहीं है, संघर्ष जारी है अभी भी। हो गया? टोटल यूनिलेटरल है बाइलेटरल है? टोटल हिप रिप्लेसमेंट यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है? बाइलेटरल है तो भी आप फिर केयरफुली बीच में तकिया लगाते हुए थोड़े टाइम के लिए लेटरल पोजीशन दे सकते हो। अब देखो भाई 4 पॉइंट गेट्स, जिसमें 4 पॉइंट होंगे। 4 पॉइंट नाम से दिख रहा है, जिसमें 4 पॉइंट होंगे। अब देखो इसमें क्या है, दिस इज यूज, पहले सुनो, यूज बाय द क्लाइंट हु कैन बियर पार्शियल वेट ऑन बोथ फीट। ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि ये वाला गेट किन लोगों के लिए काम का है, जो दोनों पैरों पे पार्शियल वेट बेरिंग अलाउड है, दोनों पैरों पे हल्का वजन, पार्शियल वजन डाल सकता है, उनके लिए हम 4 पॉइंट गेट चूज करेंगे। कौन सा? 4 पॉइंट गेट। दिस इज मोर सेफर देन अदर गेट बिकॉज 3 पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑन द फ्लेयर एट वन टाइम। सबसे सेफेस्ट गेट है क्योंकि ज्यादा पॉइंट है फ्लोर पे, फ्लोर के कांटेक्ट में जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड गेट होगा, बैलेंस्ड गेट कहलाएगा। द मूवमेंट ऑफ क्रच एंड फीट्स आर एज फॉलोज, देखो ध्यान से, सबसे पहले लेना है ट्रिपॉइड पोजीशन। तो यहाँ ट्रिपॉइड पोजीशन में क्या करोगे, ए पोजीशन इन विच बोथ फीट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, दोनों पैर एक साथ रखे। टू क्रचेज आर इन फ्रंट एंड लेटरल ऑफ द फीट, दोनों क्रच कहाँ रखोगे, जो आगे का पॉइंट है टो वाला लाइन वहां, और लेटरल कितना, 15 सेंटीमीटर वाला लेटरल वही। तो ये ट्रिपॉइड पोजीशन लेनी है कि दोनों पैर एक साथ, क्रच को होल्ड किया, एल्बो 30 डिग्री एंगल। अब रखना कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ फुट और लेटरल, इन फ्रंट एंड लेटरल। तो ये होल्ड करके रखना है। इसके बाद अब चलोगे कैसे, राइट क्रच पहले, फॉलोड बाय लेफ्ट फुट, देन लेफ्ट क्रच, फॉलोड बाय राइट फुट, ये पैटर्न फॉलो करना है। तो ध्यान से देखो, राइट क्रच, उसके बाद आएगा लेफ्ट फुट, फिर आएगा लेफ्ट क्रच और राइट फुट। तो याद रखो ये सीक्वेंस। वो देखो ट्रिपॉइड पोजीशन, ये देख लो,
खड़ा हो गया दोनों पैर एक साथ लेके, और क्रच कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ फीट और लेटरल, इन फ्रंट एंड लेटरल में रखना है, वो ट्रिपॉइड पोजीशन बनती है वैसे वाली। अब चलोगे कैसे, तो राइट क्रच आगे करोगे, लेफ्ट साइड सॉरी राइट क्रच आगे करोगे तब, उसके बाद फॉलोड बाय लेफ्ट फुट, उसके बाद आपको लेफ्ट क्रच आगे करके राइट फुट फॉलो करना, अल्टरनेट चलेगा, क्या चलेगा, अल्टरनेट। इस गेट का नाम ही अल्टरनेट गेट बोल सकते हो, अल्टरनेट गेट। वीडियो में दिखाऊंगा तो इजीली समझ में आएगा, आगे वीडियो भी आएगा। राइट क्रच फॉलोड बाय लेफ्ट फुट, राइट क्रच फॉलोड बाय लेफ्ट फुट, लेफ्ट क्रच फॉलोड बाय राइट फुट। तो सबसे सेफेस्ट और बैलेंस्ड गेट अगर पूछा जाए तो वो 4 पॉइंट गेट है, क्योंकि हमेशा फ्लोर पे 3 पॉइंट ऑलरेडी टिके रहेंगे एनी टाइम। 3 पॉइंट, दो क्रचेज का है, दो क्रचेज के पॉइंट हो गए, और दोनों फीट एक साथ टुगेदर है, वो थर्ड पॉइंट कहलाएगा। तो 3 पॉइंट हमेशा फ्लोर के कांटेक्ट में रहने के कारण ये गेट बहुत स्टेबल और बैलेंस्ड कहलाता है। और इसमें जो चलने की सीक्वेंस है, इसमें हमको राइट क्रच फॉलोड बाय लेफ्ट फुट, देन लेफ्ट क्रच फॉलोड बाय राइट फुट, अल्टरनेटली लाने हैं, एक साथ नहीं लाना है, अल्टरनेटिव लाना है। राइट क्रच लेफ्ट फुट, लेफ्ट क्रच राइट फुट। और ये गेट जब भी दोनों पैरों पे पार्शियल वेट बियरिंग पर्सन को अलाउड होगी, उस कंडीशन में यूज किया जाएगा। और पार्शियल वेट बियरिंग का मतलब है दोनों पैरों पे हल्का वजन डाला जा सकता है, आधा वजन डाला जा सकता है, पूरा फुल वजन पैर सहन नहीं कर पाएंगे, उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो इस कंडीशन में 4 पॉइंट गेट को फॉलो किया जाएगा। और जो पैटर्न है वो राइट क्रच लेफ्ट फुट, लेफ्ट क्रच राइट फुट। और पहले लेनी है ट्रिपॉइड पोजीशन, और ट्रिपॉइड पोजीशन में दोनों पैर एक साथ, उसके बाद क्रच इन फ्रंट ऑफ फुट एंड लेटरल, इन फ्रंट एंड लेटरल। 3 तरीके थे मेजरमेंट के। पहला तरीका क्या था, जूते पहन के पसरा पड़ा है, जूते पहन के पसरा पड़ा है, तो एंटीरियर एक्सिला से लेते हुए हील तक मेजर करना है और 5 सेंटीमीटर जोड़ना है, ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड है जब जूते पहन के खड़ा है तो एक्सिला से 5 सेंटीमीटर बिलो से मेजर करना है और हील से लेटरल 15 सेंटीमीटर मेजर करना है। थर्ड टाइप, पूरी हाइट मेजर कर ली सेंटीमीटर में और उसमें से 40.5 सेंटीमीटर को माइनस करना है, ये थर्ड तरीका था। 3 तरीके हो गए। इसके बाद मेनली 5 तरह के गेट हम फॉलो करेंगे, और 5 तरह के गेट है जिसमें 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और स्विंग थ्रू गेट और स्विंग टू गेट होंगे। 4 पॉइंट गेट जब बोथ लेग्स पे पार्शियल वेट बेयरिंग अलाउड हो, उस कंडीशन में यूज किया जाएगा। 3 पॉइंट पोजीशन लेनी है, ये सबसे 4 पॉइंट गेट है जो सबसे सेफ और बैलेंस्ड है, क्योंकि एनी टाइम 3 पॉइंट फ्लोर पे कांटेक्ट में रहेंगे। 3 पॉइंट किस किस के, दो क्रच के और दोनों पैरों को मिला के एक, तो 3 पॉइंट कांटेक्ट में रहने के कारण ये बैलेंस्ड गेट कहलाता है। और यहाँ अल्टरनेटिव चलना है, अगर राइट क्रच आगे रखा है तो लेफ्ट फुट आएगा, उसके बाद लेफ्ट क्रच आएगा, उसके बाद राइट फुट आएगा। ठीक बात, अब हो गया, चलें आगे। नहीं लिख पाए, लिखो 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 लिखो। क्रच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, इस पे क्वेश्चन आता है। और जो भी कर रहे हो उस टाइम एग्जाम में फिर वो करोगे, इससे अच्छा है सुनो ध्यान से। पानी पीते रहे हर 10 मिनट में, ज्यादा नहीं, एक एक घूंट ही, वरना बार बार बाहर भी जाना पड़ेगा, इसलिए लिमिटेड। हाँ, मैं नॉर्थ साइड फेस कर रखा ना इसलिए। हो गया भाई। अरे 4 पॉइंट अल्टरनेटिव गेट, जब दोनों पैरों पे पार्शियल वेट बियरिंग होगी। ओए पहलवानो, व्हाट हैपेंड, काहे यू कर रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या हुआ, अरे क्या हुआ बोलो ना, कोई दिक्कत है क्या, है, अरे बोलो क्या हुआ बेटा, सबसे लास्ट, ठीक है सब, अरे ठीक है मामला, हाँ फिर क्या दिक्कत है। तो 4 पॉइंट गेट दोबारा सुन लो एक बार, और बोल रहा हूँ मैं, 7वीं बार हो जाएगा ये बोलना मेरा। 4 पॉइंट अल्टरनेटिव गेट जो सबसे स्टेबल गेट में आता है, 3 पॉइंट हमेशा फ्लोर के साथ रहते हैं, दो क्रच के एक क्विक के। इसके अलावा ये उस कंडीशन में यूज किया जाएगा जब दोनों पैरों पे पार्शियल वेट बेयरिंग अलाउड होगा। सबसे पहले क्रच वॉकिंग चलने से पहले ट्रिपॉइड पोजीशन ली जाती है, और ट्रिपॉइड पोजीशन का मतलब है दोनों फीट एक साथ, और जो क्रचेज है वो इन फ्रंट ऑफ फ्रंट एंड लेटरल ऑफ फीट रखना है, इन फ्रंट एंड लेटरल ऑफ फीट रखता है। इसके बाद इसमें जो चलने का मैनर है, राइट क्रच आगे आएगा, लेफ्ट फुट आएगा, फिर लेफ्ट क्रच आएगा और उसके बाद राइट फीट आएगा। चले अब आगे, अब दिखाएंगे तुमको वीडियो, देखो। राइट क्रच लेफ्ट फुट, लेफ्ट क्रच राइट फुट, राइट क्रच लेफ्ट फुट, लेफ्ट क्रच राइट फुट, ऐसा ही चल रहा है। और देखो ध्यान से देखो इसको, और खपड़िया में फिट कर लो। अरे जमा की नहीं जमा, राइट क्रच लेफ्ट फुट, लेफ्ट क्रच राइट फुट, याद रह जाएगा। ठीक है, चले आगे। अभी भी किसी को 4 पॉइंट गेट में दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट, फिर मैं पूछूंगा तो फिर मना नहीं कर सकते तुम। अरे समझ में आया, दोनों पैरों पे पार्शियल वेट बीयरिंग, कंडीशन क्या है, दोनों पैरों पे पार्शियल वेट बीयरिंग अलाउड है। चलेगा कैसे,
तो चलने से पहले ट्रिपॉइड पोजीशन लेनी है। ट्रिपॉइड पोजीशन का मतलब होता है दोनों पैर एक साथ, और क्रच कहाँ होगी, इन फ्रंट एंड लेटरल ऑफ द फीट, इन फ्रंट एंड लेटरल ऑफ द फीट रखना है। उसके बाद चलने के लिए सबसे पहले राइट क्रच आगे करेगा, लेफ्ट फुट आगे आएगा, फॉलोड बाय उसका अपोजिट, लेफ्ट क्रच राइट फुट, बस। और जो एंगल कोनी वाला कितना बता दूंगा। हाँ, अब आया 3 पॉइंट गेट, जिसको ऑर्थोपेडिक गेट के नाम से जाना जाता है। दिस गेट इज यूज्ड व्हेन कंप्लीट वेट बेयरिंग इज अलाउड ऑन वन फुट एंड पार्शियल और नो वेट बेयरिंग इज अलाउड ऑन अनदर फुट। ये कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है। क्या है वो कि 3 पॉइंट गेट कौन सी कंडीशन में यूज करेंगे कि एक पैर पे कूद सकते हो कितना भी, दूसरे पे या तो पार्शियल टिका सकते हो या बिल्कुल नहीं टिका सकते। सीधी सी बात है, एक पैर पे जितना चाहो वजन दे सकते हो, दूसरे पैर पे या तो पार्शियल दोगे या बिल्कुल नहीं दोगे। इस कंडीशन में 3 पॉइंट गेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये फास्टर देन 4 पॉइंट गेट है। सीक्वेंस इसकी क्या रहेगी, तो सबसे पहले ट्रिपॉइड पोजीशन। और ट्रिपॉइड पोजीशन क्या कहलाती है, कैसे रहता है, दोनों पैर एक साथ क्रचेज इन फ्रंट एंड लेटरल ऑफ द फीट। ट्रिपॉइड पोजीशन के बाद बोथ क्रचेज एंड नॉन वेट बियरिंग फुट आर प्लेस्ड फॉरवर्ड। क्या है, बोथ क्रचेज, दोनों क्रच आगे आएगी और लंगड़ी टांग आगे आएगी। कौन आएगी, दोनों क्रच लंगड़ी टांग आगे, उसके बाद फॉलोड बाय नॉर्मल टांग, वेट बियरिंग फुट इज प्लेस्ड फॉरवर्ड। तो 3 पॉइंट गेट में सिंपल सी चीज याद रखना है, बोथ क्रच एंड नॉन वेट बियरिंग, बोथ क्रचेज एंड नॉन वेट बियरिंग देखा मैंने, इसी आंखों ने फिर से देखा। व्हाट इज माय लास्ट सेंटेंस, व्हाट इज माय लास्ट सेंटेंस, रिपीट इट। जुटला नहीं सकती इन आंखों को। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो लास्ट सेंटेंस रिपीट कर दीजिए। बस हापट किधर जाएगा वो, मैं तो पूछ रहा हूँ मेरा लास्ट सेंटेंस क्या था, नोट दिखा, इसीलिए सोई। अब वीडियो बना लूंगा मैं, सबूत दिखाना ही पड़ेंगे। 3 पॉइंट गेट का सिंपल सा मतलब है कि 3 पॉइंट, जिसमें क्या होगा कि एक पैर पे कंप्लीटली वजन दे सकते हो, दूसरे पे या तो पार्शियल दे सकते हो या बिल्कुल नहीं देना, या बिल्कुल नहीं देना है। ये 4 पॉइंट गेट से उससे फास्ट चलेगा थोड़ा इंसान। इसमें चलने से पहले ट्रिपॉइड पोजीशन लेनी है। ट्रिपॉइड पोजीशन का मतलब है बोथ फीट टुगेदर एंड क्रच प्लेसमेंट इज इन फ्रंट एंड लेटरल ऑफ द फीट, इन फ्रंट एंड लेटरल ऑफ द फीट रखना है। चलने के लिए करना क्या है कि दोनों क्रच आगे आएगी, लंगड़ी टांग आगे आएगी, उसके बाद फॉलोड बाय मजबूत टांग है। तो सीधा सीधा है मैकेनिज्म, है देख लो। हाँ वीडियो है, ये पहले फोटो है उसके बाद वीडियो आएगा। मजबूत पैर पे खड़े हो जाने का, क्रस्ट की है, और अब किया क्रस्ट को आगे, क्रस्ट को आगे किया, क्रस्ट को आगे करते लंगड़ी टांग आगे आएगी साथ। अब इस हाथ का जोर लगा तो उस पैर से उछल के धम आगे, और ऐसे चलेगा इसमें, ठीक। इसके जैसे ही 4 पॉइंट गेट को अल्टरनेटिव गेट कह सकते हैं हम। और 4 पॉइंट में दोनों पैरों पे पार्शियल वेट बेयरिंग अलाउड होती है। उसमें अल्टरनेटिव वो करना है, क्रच आगे आएगा, अपोजिट साइड का फुट आगे आएगा, फिर क्रच आगे आएगा, अपोजिट साइड का फुट आगे आएगा। वो 4 पॉइंट गेट था। 3 पॉइंट गेट में एक पैर पे पार्शियल और नॉन वेट बेयरिंग अलाउड है। एक पैर पे या तो वजन बिल्कुल नहीं देना है या आधा दे सकते हो, और 3 पॉइंट पोजीशन लेके चलने का है। सबसे पहले क्रच एंड इंजर्ड लेग आगे आएगी, फॉलोड बाय वेट बेयरिंग लेग, फॉलोड बाय वेट बेयरिंग लेग, और नॉर्मल लेग बोल लो या नॉन इंजर्ड लेग बोल लो। हो गया, हम्म, तो लिखो ना, हो गया। दोनों गेट दिमाग में घुसे कुछ क्या या नहीं। मेरे अंग्रेजी स्टूडेंटों से मिलता हूँ थोड़ा, उनको समझ में आया क्या, आया बेटा कुछ, कैसे, एक्सप्लेन मी अबाउट 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट इन विच कंडीशन इट कैन बी यूज्ड, नहीं ऑन व्हाट कंडीशन 4 पॉइंट गेट कैन बी यूज्ड, व्हेन बोथ फीट, वन फीट पार्शियल वेट बेयरिंग अलाउड, बोथ फीट पार्शियल वेट बेयरिंग अलाउड होगा। उस कंडीशन में हम कौन सा वेट गए वो गेट यूज करेंगे, 4 पॉइंट। या फिर 3 पॉइंट में इसका जैसा अपोजिट है कि एक पैर पे या तो बिल्कुल भी वजन नहीं दे सकते, या एक पैर एम्पुटेटेड हो रखा हो, या फिर एक पैर पे पार्शियल वेट दे सकते हो, तब है। और इस गेट पे चलने के लिए क्या करना है, दोनों क्रच प्लस इंजर्ड लेग फॉलोड बाय नॉर्मल लेग। लिख लिया इतना, लिख लिया, अरे हाँ कि ना। हाँ, तो अब देखो वीडियो। दोनों क्रच इंजर्ड लेग एक साथ आगे, फॉलोड बाय नॉर्मल मजबूत टांग है। बोथ क्रचेज एंड इंजर्ड लेग फॉरवर्ड टुगेदर, फॉलोड बाय नॉर्मल लेग, फॉलोड बाय नॉर्मल लेग। एक बार क्या दो बार दिखा देंगे, टिकट नहीं लगता है ये वीडियो, ये अपन ने खरीद लिया, इसमें बार बार देख सकते हैं। 4 पॉइंट में तो क्या था, राइट क्रच लेफ्ट फुट, लेफ्ट क्रच राइट फुट। इसमें क्या है, दोनों क्रच और इंजर्ड लेग एक साथ आएंगे, दोनों क्रच इंजर्ड लेग एक साथ, उसके बाद कौन आएगी, मजबूत पैर। 2 पॉइंट गेट देखो,
This gait is similar to walking. In this gait, weight bearing is permitted equally on both feet. यहाँ उस कंडीशन में यूज होगा जब दोनों पैरों पे इक्वली वेट बेयरिंग अलाउड है, दोनों पैरों पे इक्वली वजन डाल के चल सकता हो तो। लाइक द सीक्वेंस क्या रहेगी? सबसे पहले ट्रिपॉइड पोजीशन लेना है, लेफ्ट क्रच एंड राइट फुट आर प्लेस्ड फॉरवर्ड। यहाँ एक साथ आएंगे, जैसे 4 पॉइंट में तो अल्टरनेट आ रहे थे, यहाँ अगर राइट फुट आ रहा है तो लेफ्ट क्रच एक साथ आगे आएगी, वैसे ही दूसरे साइड का जब चलोगे तो इधर का पैर उधर के क्रच एक साथ आगे आएंगे। तो लेफ्ट क्रच एंड राइट फुट आर प्लेस्ड फॉरवर्ड फॉलोड बाय राइट क्रच एंड लेफ्ट फुट आर प्लेस्ड फॉरवर्ड। इसमें और 4 पॉइंट में फर्क क्या है कि उसमें तो अल्टरनेटिव है, यहाँ अपोजिट लेग का अपोजिट क्रच एक साथ आगे आएगा। तो राइट क्रच एंड लेफ्ट फुट कैम फॉरवर्ड फॉलोड बाय लेफ्ट क्रच एंड राइट फुट। तो लेफ्ट क्रच राइट फुट, राइट क्रच लेफ्ट फुट एक साथ आगे आएंगे। तो फोटो में जैसा कि देख पा रहे हो, लेफ्ट क्रच के साथ राइट फुट आगे, राइट क्रच के साथ लेफ्ट फुट आगे, एक साथ आगे आना है, जबकि 4 पॉइंट गेट में अल्टरनेटिव आ रहे थे। और ये नॉर्मल चलने जैसा ही हुआ ना, ये कैसा है, अल्टरनेटिव नहीं आ रहा, नॉर्मल चलने जैसा ही हुआ है, क्योंकि अगर ओनली सपोर्ट के लिए है, बस लेफ्ट फुट आगे किया, राइट साइड की क्रच एक साथ आगे आएगी, उसके बाद राइट फुट लेफ्ट क्रच। सब में क्रच वॉकिंग से पहले ट्रिपॉइड पोजीशन लेना है। एक्यूरेट मेजरिंग की 3 मेथड्स याद रखनी है। इसके अलावा एल्बो का एंगल हमेशा 30 डिग्री रखना है। और मेजरमेंट में जो टेक्निक्स यूज की जाएगी, पेशेंट लेटा हुआ है जूते पहन के, तो एक्जिला से मेजर करते हुए हील तक मेजर करना है और उसमें 5 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। दूसरा, अगर पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में और शूज पहना हुआ है तो एक्जिला से 5 सेंटीमीटर बिलो से मेजर करना है और हील से लेटरल 15 सेंटीमीटर, हील से लेटरल 15 सेंटीमीटर एंड बिलो एक्जिला से बिलो 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ आएगी वो क्रच की लेंथ होगी। थर्ड, मेजरमेंट का जो टेक्निक्स है वो पूरा लेंथ मेजर कर लो, उसमें से 40.5 सेंटीमीटर को माइनस कर लो। ये तो होगी मेजरमेंट की बात। क्रच अगर लेंथ में लंबी होगी तो शोल्डर एलिवेट होगा, प्रेशर पड़ेगा नर्व पे और पैरालिसिस कॉज कर सकता है। अगर छोटी होगी तो वेट बेयरिंग नहीं कर पाओगे, ये बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा मेनली 5 तरह के गेट है, 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट, स्विंग 2 गेट और स्विंग थ्रू गेट। 4 पॉइंट गेट में 4 पॉइंट गेट कौन सी कंडीशन में यूज करेंगे? जब बोथ लेग में पार्शियल वेट बेयरिंग अलाउड होगा और सबसे स्टेबल गेट है, क्योंकि एनी टाइम 3 पॉइंट फ्लोर पे कांटेक्ट में रहेंगे, इसलिए सबसे स्टेबल गेट पूछा जाए तो वो 4 पॉइंट गेट कहलाएगा। 4 पॉइंट गेट में अल्टरनेटिव चलेगा, लेफ्ट फुट आगे आया, उसके बाद राइट क्रच आएगी, राइट क्रच आगे आएगा, लेफ्ट फुट आएगा, अल्टरनेटिव चलेगा। दूसरी कंडीशन उसके बाद आता है अपना 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट में एक पैर पे कंप्लीट वेट बेयरिंग अलाउड है और दूसरे पे पार्शियल और नो नहीं है बिल्कुल भी, या तो पार्शियल अलाउड है दूसरे पैर पे या बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, एम्पुटेटेड हो रखा हो, उस कंडीशन में 3 पॉइंट गेट का इस्तेमाल किया जाएगा। और 3 पॉइंट गेट में हमेशा क्लच एंड इंजन लेग आगे आएगी फॉलोड बाई मजबूत टंगड़ी है। और फिर आता है आपका 2 पॉइंट गेट। ये 2 पॉइंट गेट नॉर्मल वॉकिंग की तरह ही है, नॉर्मल वॉकिंग की तरह ही है। लेफ्ट साइड का क्रच आगे आएगा, उसके साथ साथ राइट साइड का फुट आगे आएगा और उसका अगला स्टेप दूसरा पैर। अब देखो वीडियो अगर लिख पाए हो तो दिखा दे, ये लो जी। क्रच राइट क्रच लेफ्ट फुट एक साथ आएंगे, एक साथ आएंगे। याद है? आप क्लियर है ये? अब आ गया आपका स्विंग थ्रू गेट। थ्रू का मतलब होता है आगे, थ्रू का मतलब क्या है? आगे। और आगे कहाँ जाएगा? आगे कहाँ जाएगा है? जो क्रच का पॉइंट होगा जंप करके उससे आगे निकल जाएगा। स्विंग थ्रू क्रच गेट में देखो, फॉरवर्ड बोथ क्रचेस एंड जंप फॉरवर्ड द क्रच लाइन। अब क्या करना है? यूं खड़े हैं, यूं खड़े हो गए, दोनों क्रच आगे रखी और अब उछल के उस क्रच लाइन से आगे की तरफ आ गए, क्रच लाइन से आगे की तरफ आए, ये क्या कहलाएगा? स्विंग थ्रू है। थ्रू यानी पास्ट और फॉरवर्ड, पास्ट और फॉरवर्ड। तो क्रच लाइन को पास्ट कर देना है, उससे फॉरवर्ड जंप कर देना, स्विंग थ्रू गेट कहलाएगा। अभी वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। तो दोनों क्रच को फॉरवर्ड करते हुए जंप करना है, क्रच लाइन से आगे जंप करना है, क्रच लाइन से आगे। जैसे मान लो यूं खड़े हैं और क्रच को रखी आगे, अब क्रच पे एंगल 30 डिग्री बनाते हुए होल्ड किए और उछले कहाँ? वो क्रच की जो लाइन है उससे आगे पैर आएंगे, उससे पैर आगे आएंगे, तो ये है थ्रू। और अगर क्रच लाइन तक जंप कर रहे हैं तो वो स्विंग टू गेट है, स्विंग टू गेट है। फिर 2 लाइन लिखो, फिर आगे दिखाएं। लिख ली? हाँ कि ना? वाह, ये देखा, मुझे पता था ना। हो गया? अब तो हो गया होगा भाई। हम्म। निकल जा, कूद जा यार। लाइन तक आया तो स्विंग टू है, ये तो लाइन तक आ रहा है, ये स्विंग टू गेट का वीडियो है।
अभी आएगा देखो, ट्रू वाला नहीं चल रहा है, तो समझ लो इसको देख के समझ रहे हो, वैसे ही टू का भी लिख लो, टू का आगे आएगा, हाँ आएगा। ये तो लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है ना, कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, ये सेम ही है, लिखा हुआ है तुम्हारे। स्ट्रिंग टू वाले गेट में क्या होगा कि फॉरवर्ड बोथ क्रचेस एंड जंप एट द क्रच लाइन तक जंप करना है। हो गया? चले आगे। सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा और कैसे उतरेगा, देखो मामला, देखो, while going upstairs with the help of crutches, while going upstairs with the help of crutches, तो याद रखो when the climbing stairs, सबसे पहले आएगा unaffected leg, सबसे पहले क्या दिख रहा है, injured leg, for then the affected leg and the crutch, और जब उतरेंगे तो उसका उल्टा है, the crutches and affected leg then the unaffected leg। फोटो देखो ध्यान से, जब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जब सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो क्या कैसे कर रहे हैं, गोइंग अपस्टेयर्स, तो गोइंग अपस्टेयर्स में नॉर्मल पैर को आगे बढ़ा दिया है, अनअफेक्टेड लेग, फॉलोड बाय क्रच एंड इंजर्ड लेग, क्योंकि वजन कौन चढ़ते टाइम जोर आना है ना, तो चढ़ते टाइम वजन को सहन कौन करेगा, इंजर्ड लेग का, क्रच करेगा। तो चढ़ते टाइम हमेशा सपोर्ट के लिए पहले मजबूत वाला पैर रख के उस पर जोर लगा के कूदोगे तो ही आगे जा पाओगे, लंगड़ी टांग आगे रखोगे और क्रच ऐसे रखोगे तो गिर जाओगे, चल नहीं पाओगे, है ना। तो चढ़ते टाइम याद रखना है अनअफेक्टेड लेग को पहले रखना है, अनअफेक्टेड लेग का मतलब है नॉर्मल लेग है, ये नॉर्मल पैर वाले को आगे लेना है, उसके बाद अफेक्टेड लेग एंड क्रच एक साथ आगे आएंगे, अफेक्टेड लेग एंड क्रच एक साथ आगे आएंगे। वैसे ही उतरते टाइम क्या करना है, व्हेन द डिसेंडिंग स्टेप्स द क्रच एंड अफेक्टेड लेग आगे आएंगे, उतरते टाइम सीढ़ियां उतरते टाइम क्रच एंड लंगड़ी टांग आगे, फॉलोड बाय नॉर्मल टंगड़ी। ऑटो देखोगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा। हो गया? लिख पाए क्या? नहीं? तो लिखो भाई, लिख लिया? तो कैसे चढ़ जाओगे सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़ते टाइम व्हेन क्लाइंबिंग स्टेयर्स क्या करोगे, नॉर्मल पैर आगे, फॉलोड बाय क्रच एंड इंजर्ड लेग, व्हाइल डाउन स्टेयर्स तो क्या होगा, व्हेन डिसेंडिंग स्टेयर्स क्या होगा, इंजर्ड लेग एंड क्रच फॉलोड बाय नॉन इंजर्ड लेग, फॉलोड बाय नॉन इंजर्ड लेग। प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट फॉर क्रच वॉकिंग, कैसे क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए, prior to crutch walking the client should do some exercise that will strengthen the muscle of arm hand shoulder greater and lower limb। जब भी क्रच वॉकिंग करवानी है किसी पेशेंट को, उससे पहले एक्सरसाइज बताते हैं कि ताकि वो मसल्स पर्टिकुलर एरियाज की मसल्स थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, तो स्ट्रेंथनिंग के लिए आर्म और हैंड और शोल्डर और लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज बताई जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज दैट प्रिवेंट फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हिप, ऐसी पर्टिकुलर हिप की भी एक्सरसाइज बताई जाती है। इसके अलावा और एक्सरसाइज नी जॉइंट का भी बताई जाएगी। इसके अलावा एब्डोमिनल मसल्स का भी एक्सरसाइज सिखाई जाएगी। तो कौन कौन सी एरियाज की एक्सरसाइज सिखाई जाती है, ऐसा बात पूछा जाए तो ख्याल रखना है अपर लिम्ब से लेकर एब्डोमिनल मसल्स, नी की, हिप की मसल्स और रिस्ट की, एल्बो की, शोल्डर की, इन सब एरियाज की पर्टिकुलर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा वो एक्सरसाइज करवाएगा। पीएमआर डिपार्टमेंट होता है फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जिसमें एक्सरसाइज करवाई जाती है, एक्सरसाइज बताई जाती है सारी हिप रिप्लेसमेंट के बाद या अदर सारी कंडीशन जिसमें क्रच वॉकिंग की जरूरत पड़ती हो, उन कंडीशंस में ये मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाई जाएगी।
क्रच वॉकिंग से पहले मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज सिखाई जाएगी, पर्टिकुलर हिप, एब्डोमेन, नीज, एल्बो, शोल्डर, रिस्ट, इन सब एरियाज की एक्सरसाइज पेशेंट को सिखानी है, जिससे इन पर्टिकुलर एरियाज की मसल्स स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके। हो गया लिख के? अरे हो गया क्या? हाँ कि ना? ना? हाँ ना? सो गई? अब उठ जा, सुबह हो गई। घड़ी में भी लाल लाइट जलने लगी, उठ जाओ भाई। हो गया लिख के? हाँ। हम्म, हाँ, एक पॉइंट और आ गया छुपा हुआ। डिफॉर्मिटी को क्यों एक्सरसाइज करवाएंगे? ताकि मसल्स अभी से मजबूत हो जाएं और डिफॉर्मिटी ना आए। प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी, इसके लिए भी एक्सरसाइज बताई जाएगी। हो गया है ना भाई? हम्म, कैसे बैठेगा कुर्सी पे? कुर्सी पे कैसे बैठेंगे, पहले सुनो और देखो, समझो और उसके बाद लिखो। सुनो भाई साहब, अब कुर्सी से बैठने के लिए करना क्या है? तो कुर्सी के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, पीछे रखी है कुर्सी, उसके एंगल तक आ जाने का। ये कुर्सी, अब भाई बैठोगे मतलब कुर्सी वहां रखी, यहाँ तो नहीं बैठोगे ना, तो जहां रखी है बैक को टच करे वहां तक पहुंच जाना, कुर्सी तक बैक खिसक के पहुंच जाने का। बैकअप अंटिल यू फील द चेयर विद द बैक ऑफ योर लेग, पैरों के टच हो रही है वहां तक, कुर्सी के सरक के चिपक जाओ। उसके बाद क्या करोगे, होल्ड बोथ क्रचेज इन द हैंड, एंड कहां पे, वो भी अफेक्टेड साइड। जो लंगड़ी टांग है उधर की साइड दोनों क्रच को होल्ड रखना है, उधर की साइड ही दोनों क्रच को पकड़ना है। दूसरे हाथ से चेयर का हैंडल पकड़ना है, दूसरे हाथ का रखना है, एक हाथ हो गया ये लंगड़ी टांग, दोनों क्रच और उसका हैंडल पकड़ के वजन ले लिया, दूसरे हाथ से पकड़ लिया कुर्सी का हैंडल, और अब जोर देते हुए बैठ जाओ, और अब बैठ के पीछे खिसक जाओ। ठीक है, चलो अब लिखो। तो सिंपल सी बात है, कुर्सी पे बैठते टाइम कुर्सी जब तक बैक ऑफ द फीट फील ना हो, बैक ऑफ द लेग फील ना हो, तब तक कुर्सी के लेवल तक खिसक के चले जाने का है, दोनों क्रच को इंजर्ड साइड में होल्ड कर लेने का है, और दूसरे हैंड से चेयर का हैंडल पकड़ लेना है और बैठ जाना है, और बैठ के पीछे खिसक जाना है। ये हो गया बैठना। हो गया? बैठ के कुर्सी जब उठ जाए, हम्म, अगर बैठ गए हो तो उठ जाए भाई कुर्सी से। नहीं हुआ? कोई नहीं, थोड़ा और बैठे रहो, कुछ देर। क्या मालत बड़ा क्या भाई? राम नाम की जपना। मैंने मेरा थोड़ी बोला, ऊपर वाले। हो गया? तो कुर्सी पे बैठ पाओगे? बैठते टाइम कुर्सी तक पीछे खिसक के आ जाने का, जब तक पैर के पीछे टच ना हो, फील ना हो, वहां के रुक जाने का, दोनों क्रच को लंगड़ी साइड पकड़ लेने का, दूसरे हाथ से हैंडल पकड़ लेने का, और बैठ के पीछे खिसक जाने का। इतना ही है बैठते टाइम। अब उठना पड़ेगा कुर्सी से। उठेंगे कैसे? कैसे उठेंगे? देखो भाई साहब, उठने के लिए पहले आगे खिसकना होगा, तो स्लाइड फॉरवर्ड टू द एज ऑफ चेयर। जो पीछे खिसक गए थे बैठने के बाद, अब आगे खिसकना वापस। अब आगे खिसक गए, उसके बाद होल्ड बोथ क्रचेज ऑन देयर इंजर्ड साइड,
सेम साइड ही रखना है। बैठते टाइम भी इंदर साइड दोनों क्रच पकड़ी थी ना, वैसे ही उठे टाइम ही दोनों क्रच किधर पकड़नी है, इंदर साइड पकड़नी है। दूसरे हाथ से क्या पकड़ना है, हैंडल पकड़ना है। लीन फॉरवर्ड एंड होल्ड द चेयर आर्म विद द अदर हैंड। ये पकड़ी उधर और थोड़ा झुके और दूसरे वाला हैंडल भी पकड़ लेना है। अब पुश अप ऑन द हैंड ग्रिप ऑफ द क्रच एंड आर्म ऑफ द चेयर। दोनों से इधर से हो गया, इधर से हो गया। अब दोनों पे जोर लगाना है और पुश अप करके खड़े हो जाने का है और फिर चलते बनना है। दूसरी क्रच भी इधर लेके और है? चलो, वो जैसा गेट दे रखा हो वैसे चलने का है, चाहे 4 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो। तो कुर्सी से उठेंगे कैसे कि उससे उठने के लिए पहले कुर्सी के किनारे तक आगे खिसक जाइए। उसके बाद दोनों क्रच को जो टांग कमजोर है उधर पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ से चेयर का हैंडल पकड़ लीजिएगा। अब क्रच और उस हैंडल पे दोनों हाथों से बॉडी का जोर उस पे लगाइएगा और खड़े हो जाइए। उसके बाद दूसरी जो क्रच है, एक साइड दोनों थी, दूसरी क्रच को भी दूसरी साइड ले आए और वहां से चलते बने। जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे, सीढ़ियां चढ़ते टाइम हमेशा मजबूत टांग आगे जाएगी, फॉलोड बाय लंगड़ी टांग एंड क्रच। जब सीढ़ियां उतरेंगे, कमजोर टांग और क्रच आगे आएगी, उसके बाद मजबूत पैर आगे आ जाएगा। याद रहेगा कि ना? नहीं रहेगा? पक्का रहेगा क्या? पक्का? रुक नहीं रही हो बालिके? हो गया? शाबाश। उठ रहे क्या चेयर से? हो गया अब? है? शाबाश भाई। चलो आगे चलें। केन, अब आया छड़ी, दादाजी वाली छड़ी है ये। कई तरह की छड़ी है, महंगी छड़ी, सस्ती छड़ी, एक टांग वाली, दो टांग वाली, चार टांग वाली, ट्रिपॉइड केन, क्वाड्रिफेम केन, कई तरह की केन है। ऐसी ऐसी छड़ी जिसमें साथ में चेयर भी बन सकती है? और मूवीज में देखा होगा, उसमें से तलवार निकल जाती है, खर्च घुसा देता है? छड़ी से आता यूं चलता चलता और फिर एक बटन दबाता है, उसमें से या तो गन निकल जाती है और या फिर तलवार निकल जाती है? तो वैसे भी है, कई तरह की केन है। पेन मदद करती है इंसान को अफेक्टेड लेग को वेट बियर करने के लिए। एंश्योर द एबिलिटी ऑफ यूज अपर एक्सट्रीमिटी अपोजिट अफेक्टेड लोअर एक्सट्रीमिटी। हमें ध्यान रखना है कि अपोजिट अपर एक्सट्रीमिटी अच्छी स्ट्रांग है कि नहीं है, तो ही केन का इस्तेमाल, छड़ी का इस्तेमाल कर पाएगा। अगर अपर एक्सट्रीमिटी स्ट्रांग है तो आइडियली स्टैंडर्ड केन की जो लेंथ होती है वो 91 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 91 सेंटीमीटर। उसी के नीचे ना घुसे बेटा, बेंच के नीचे से नहीं देखना है बोर्ड को, है सीधा बैठ के ऊपर से देखना है इसको। तो क्रच वॉकिंग में कोई दिक्कत आई क्या तुमको कहीं? सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में, कुर्सी पे बैठने में, उठने में, 4 पॉइंट गेट में कूदने में, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, बताइए, याद है क्या? वो तो मैं पूछूंगा, चला के बताओ, पूछूंगा आज। मैं नीचे से लेके आऊंगा अभी 2 डंडे और डेमो लूंगा, चल के बता अब। पक्का? ठीक है। अब देखो केन क्या क्या है, टाइप्स ऑफ केन देखो। स्ट्रेट केन, ट्रिफॉइड केन और क्वाड केन। ये देख लो। स्ट्रेट केन है, ओनली वन लेग होगी और लिस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसके एक ही टंगड़ी है, सीधी डंडी है। ट्रिफॉइड केन क्रैब केन के नाम से जाना जाता है और 3 पैर वाली है। कितने पैर वाली है? 3 पैर वाली। और क्वाड केन है जिसकी 4 पैर है। कितने हैं? 4, और 4 है इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करेगा। तो ये स्ट्रेट केन हो गई, ये ट्रिफॉइड हो गई, ये क्वाड केन हो गई। जिसका एक ही पैर है वो स्ट्रेट केन है, 3 टंगड़ी वाली ट्रिफॉइड है और 4 वाली क्वाड केन है।
स्ट्रेट कैन जिसके एक ही लेग है, ट्रिफॉइड वाली के 3 टांग है, और 4 टांग वाली क्या कहलाएगी? क्वाड कैन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्वाड कैन कहलाएगी। फोटो तुम पहचान लेना। और जो क्वाड कैन होगी उसके 4 लेग्स है और ब्रॉड बेस है, तो सपोर्ट अच्छा होगा। हो गया? हो गया? फोटो बना रहे हो? घायल कैसे हो गए रे बच्चे? हाँ, तुम कंचन है क्या नाम? हाँ, घायल सी हो गई हूँ, क्या हुआ? ठीक हो? अच्छा, अलर्ट हो एकदम? या ड्राउजी हो रही हो? नहीं? हो गया भाई अब? ये देखो, बेसिक केन है पर पाइवटिंग फीट है। पाइवटिंग फीट का मतलब क्या है भाई? घूमने वाली। हम्म पाइवटिंग फीट वाली है, इसमें कुछ करना नहीं है, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। जिसके पैर अलग है, सिर्फ दूसरे सिर्फ फोटो देख के पहचान रहे नहीं, बस वो पाइवटिंग वाली थी, घूमने वाली। फोटो बनाओगे क्या? अरे यार तो लो बना लो। सिर्फ व्हील का बेस का ही फर्क है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मन में याद रखना। ये रोलिंग केन है, जिसको जिराफी रोलिंग केन कहा जाता है। क्या है? जिराफी रोलिंग केन। ये कुछ नहीं है, चौंचले हैं, ढकोंचले हैं। इसमें फोन रख सकते हो, पानी की बोतल रख सकते हो, पैसे रख सकते हो, एक पाउच भी दिया है साथ में। है मतलब, और कंपनी वालों ने पैसे कमाने का तरीका है। तो ऐसा फोटो आ जाए तो याद रखना, ये रोलिंग केन है, जिसको जिराफी केन कहते हैं। हो गया रोलिंग केन के बारे में बात? याद रह जाएगा ऐसा फोटो? कैसे रहेगा? कोई नहीं, नाम तो लिख तो लो। रोलिंग केन, ऑल्सो नोन एज जिराफी केन। ये वही है जिसमें साथ में व्हील भी लगा रहेगा, ताकि उठा के रखने की भी मेहनत ना करना पड़े। व्हील लगी है, अपने आप चलेगी आगे। उठा के रखनी पड़ती है ना नॉर्मल डंडी तो, है आगे आगे रखोगे तो चलेगी। यहाँ व्हील ही है, अपने आप चलेगी। और व्हील के साथ सामान रखने के लिए है, लिपस्टिक रख सकते हैं इसमें, है? हाँ, कुछ भी रख सकते हो। फिर सीट वाली केन भी है। पहले तो चलो चलते चलते थक गए तो खोल के कुर्सी बना के बैठ जाओ, ये सीट केन। सीट केन के बारे में कोई ज्यादा की जरूरत नहीं है, सीट केन तुम पहचान लोगे। फोल्डिंग केन, फोल्ड हो गई। कुछ नहीं, डिफरेंट टाइप है, सिर्फ नाम लिखते जाओ और कुछ नहीं करना है। ये लिख लिया था सीट केन। दूसरा आपका फोल्डिंग केन, ये फोल्ड हो गई है? हाँ, हाँ। पाइवट का मीन्स क्या होता है बेटा? व्हील ही है, बट वो उसका बेस से घूमता है। डंडी घूम सकती है इजीली, उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या जिधर मुड़ना है वैसे मुड़ जाती है। पाइवट होने का मतलब घूम सकती है। तो व्हील का बेस जैसा व्हील है, उसमें ही लगी है, पर वो ऐसा रोल होती है, पाइवट होती है, नहीं कि घूम सकती है, सर्कल हो सकती है। अब डंडी नापेंगे कैसे भाई? मेजरमेंट ऑफ केन है, तो मेजरमेंट में देखो, आइडियल कितने लेंथ थी? 91 सेंटीमीटर थी। द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी अप्रोक्सीमेटली लेवल विद द ग्रेटर टोकेंटर। ये कहां होता है ग्रेटर टोकेंटर? बेटा बताना, हाथ लगा के मेरे को। बात कोई नहीं। ग्रेटर टोकेंटर किधर है बेटा? बॉडी में ग्रेटर टोकेंटर किधर है? फील करके बताइएगा, किधर है? अरे यूं क्या कर रहे हो यार, बताओ है? अरे है, दो है। कितने हैं? बैठो चलो। नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो, बताओ। कहाँ होता है? अरे भाई, कहाँ होता ग्रेटर टोकेंटर? ग्रेटर टोकेंटर फीवर के हेड के ऊपर होता है, साइड में है। भाई साहब, ह्यूमरस है तुम्हारे शरीर में या गल गई? अभी मैं उधर आके पूछेगा उधर किधर है। हाँ, हाँ बालिके, ही हाँ 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 हाँ, बता क्या हुआ? इतना मुड़े क्या बता रही कहानी? हाँ ये क्या बता रहे थे बेटा? पानी मांग रहे हो पड़ोसियों के पास? नहीं? अच्छा, 19 पीना सिर्फ, बुलाओ भाई। तो हाईएस्ट पॉइंट मतलब मैक्सिमम लेंथ ग्रेटर टोकेंटर तक, फीमर के ग्रेटर टोकेंटर तक ही आनी चाहिए। इससे ऊपर की केन होगी, सपोर्ट सही नहीं आएगा। इसके अलावा हैंड पीस शुड अलाउ 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन एट द एल्बो। कितना डिग्री है? इसमें भी 30 डिग्री एल्बो का फ्लेक्शन है, विद wrist held in extension। जब भी डंडी पकड़ोगे तो wrist कैसा रहता है? एक्सटेंशन में रहेगा। कैसा रहेगा? एक्सटेंशन में रहेगा। तो आइडियल और स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ केन इज 91 सेंटीमीटर। मैक्सिमम लेंथ ग्रेटर टोकेंटर ऑफ फीमर तक की होनी चाहिए। और जब होल्ड करेंगे तो एल्बो शुड बी 30 डिग्री फ्लेक्स्ड एंड wrist इज आल्सो कौन सी पोजीशन? एक्सटेंशन पोजीशन। हो गया? लिख लिया? हाँ तो लिखो लिखो। The standard length of a cane should be 91 centimeter. The highest or maximum length can be up to greater togender of femur.
और द केन को जब होल्ड करेंगे तो एल्बो का फ्लेक्शन 30 डिग्री होना चाहिए एंड wrist would be in extension position. हो गया था? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? वो कुछ कहना चाहता है? तुझे कैसे पता चला? क्या कहना चाह रहे हो बेटा? कहो कहो। है? क्या? किसका टाइम हो गया? किसका टाइम हो गया भाई? मतलब निकम्मो, तुम बैठे बैठे को तुमको चाय की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। मैं 3 घंटे से यहाँ खड़ा ही हूँ, उसके बावजूद मुझे जरूरत तो पहले होनी चाहिए। अच्छा, तुम मेरे लिए बोल रहे हो? शाबाश। चलो कोई ना, चाय पी लेते हैं। चाय पी लेते हैं, कोई बात नहीं।